नाउमीदी कुफ्र है। इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद वाज़ेह तौर पर कहा था इसमें 90 रोज से आगे कुछ दिन लगेंगे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जब लोग मुझे चाचा कहते हैं तो मेरा दिल अंदर से दुखता है। आज की तारीख में जो ग्रे मार्केट है उसमें डॉलर 330 रुपए का है। 7 to 10 डेज में ये खुद ही हील हो जाता है। इसमें ऐसे भी कोई मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती। ये तो बहुत ही उदासी का आप जानती है कि पहलू है कि कोई शख्स अपनी तमाम चीजों पे गिव अप कर दे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और दुनिया बोल है से सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद है कि आप लोगों की सुबह बड़ी प्लेजेंट होगी। कराची का वेदर तो बहुत अच्छा है क्योंकि हल्की हल्की बारिश हुई है रात पे, तो सुबह सुबह वो गीली गीली सड़कें, वो गीले गीले दरख्त, पत्ते और गीली मिट्टी की खुशबू, बिल्कुल महक, बस यहीं तक है कराची वालों के नसीब में क्योंकि बरसात इससे ज़्यादा होती नहीं है। खैर, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हीम खान, मेरे साथ मौजूद सहरी ज़ुएब। हमेशा की तरह आज के दिन का आगाज़ भी हम कोट ऑफ द डे से ही करेंगे। सुबह बखैर पाकिस्तान। आज की अच्छी बात यह है कि नाउमीदी कुफ्र है, बिल्कुल सही। माशी मुश्किलात हों या फिर ज़िंदगी में मौजूद मसाइल, इंसान को ज़िंदगी के इम्तिहान में नाउमीद नहीं होना है भाई साहब, क्योंकि मुश्किल वक्त है मगर गुजर जाएगा। इसी अच्छी बात के साथ बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब, जो कि ज़्यादातर बुरी होती है लेकिन आज अच्छी है सारिश। जी बिल्कुल। एशिया कप का तूफानी आगाज, शाहीनों ने नेपाली टीम के परखचे उड़ा दिए। बाबर आजम के 150, इफ्तिखार अहमद की सेंचुरी, मार मार कर नेपाली बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। भारत अपनी खैर मनाए, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बनने वाली है। इंतखाबात की तारीख देने की तारीख आ गई। इलेक्शन कमीशन का 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल देने का ऐलान। वजारत कानून ने इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार से मुताल्लिक भी सदर को जवाब लिख दिया। इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द। मौसम की तब्दीली या वजह कुछ और, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आंखों के इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा। मर्ज से बचाव कैसे मुमकिन है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और शुमाली इलाका जात में विंटर गेम्स को फरोग देने का मिशन। पाकिस्तानी नौजवान का खुंजराब से इस्लामाबाद तक स्केट्स पर सफर। मोहम्मद बिलाल से आज मुलाकात भी होगी दुनिया बोल है में। जी जनाब, ये तो वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में बात होगी। और ये जो आंखों का इन्फेक्शन है ना फ़हीम, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जिनको हो रहा है और हम अपने नेबर्स में देख रहे हैं बहुत तेजी से फैल रहा है। इस पर जानना बहुत जरूरी है आखिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये कंटेजियस भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और पता है ये लग भी रहा है एक दूसरे से। हाँ जी बिल्कुल, इसी वजह से जो है वो हमें एहतियात करना बहुत जरूरी है और आज के प्रोग्राम में ये बहुत ही अहम मौजू भी रहेगा। अब टॉप ट्रेंड्स की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले तो आप सबको मालूम ही है कि टॉप ट्रेंड क्या चल रहा है, वो है #पाक वर्सेस नेपाल। एशिया कप के इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को यकतरफा मुकाबले के बाद 238 रन के पहाड़ जैसी शिकस्त दे दी है। 343 रन के हदफ के ताक़ुब में नेपाल की टीम 104 रन पर ढेर हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं, जबकि कौमी टीम के लिए कल इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट ने भी काफी अच्छे रिमार्क्स किए। मुमकिन नहीं है ये, विक्रांत जो है, वैसे मैंने देखा है विक्रांत गुप्ता जो है वो बहुत ही न्यूट्रल रह करके अपने रिमार्क्स देते हैं, लेकिन मैच जीतने के बाद, जब तक पाकिस्तान मैच जीतता नहीं है तब तक वो नेपाल जैसी टीम को भी सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं। कहा कि मैं बता देती हूं, उन्होंने कहा कि विक्रांत ने कि कौमी टीम को लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ करार दिया है। तो किसी ने इंडियन टीम को कहा होगा जनाब आप भी जरा ना थोड़े पॉलिश होके जाएं, लड़के तैयार बैठे हैं, लौंडे तैयार हैं, लौंडे तैयार बैठे हुए जी, हल्का नहीं लेना इनको। लोहे के चने कहा है, तो ये जबरदस्त रिमार्क्स हैं, वो भी किसी मुखालिफ के। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो ये कह रहा हूं जी कि इंडियन टीम को मजीद प्रैक्टिस का मशवरा भी दे दिया है और इसके साथ साथ ये भी बताया चले जहरीश आपको कि जब से राहुल द्रविड़ रवि शास्त्री की जगह पर आए हैं, इंडियन टीम का थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया है, बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, क्योंकि द्रविड़ जो है वो खुद पाकिस्तानी टीम के बहुत ही ज्यादा प्रेशर में रहकर हमेशा से खेले हैं। इस बार भी लग रहा है कुछ ऐसा ही होगा। अगले ट्रेंड की जानिब बढ़ते हैं जी। बाबर आजम ट्रेंड में शामिल हो चुके हैं, कौमी हीरो हैं, कप्तान हैं, किंग बाबर।
उर्फ बॉबी की तबाहकुन परफॉर्मेंस ने एक बार फिर शायकीन के दिल जीत लिए। मुल्तान स्टेडियम में कप्तान बाबर आजम ने अपनी 102 इनिंग्स में 19वीं सेंचुरी जो है वो मुकम्मल की। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का वनडे के कम मैचेस में ज्यादा सेंचुरीज बनाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। सार्फिन बाबर आजम को रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सेल्फलेस खेलते हैं ये, और आई थिंक लास्ट 3 बॉल्स थी, वरना ये जनाब अगर तो सिर्फ अपना सोचते ना तो इस तरह से परफॉर्म ना नहीं, 151 रन बना दिए। और साथ साथ सर इस मजे की बात जो है वो ये है कि बड़े प्रेशर में आके बनाए। 2 विकेट्स हमारी 10 ओवर से पहले गिर चुकी थी, हमारे ओपनर्स घर जा चुके थे, स्टेडियम में वापस आ गए थे, फखर जमान और हमारे जो इमामुल हक हैं। अच्छा, वैसे फखर ने पता नहीं क्या किया, कुछ समझ नहीं आई मुझे ना। एनीहाउ हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट एक्सपर्ट, उनसे पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या। दूसरा जो ट्रेंड है मैं चाहूंगी जरा उसकी तरफ आते हैं, तो इफ्तिखार चाचा भी ट्रेंड में शामिल है। ट्रेंड में सिर्फ चाचा है। हाँ, वी लव यू चाचा। हाँ जी, पाकिस्तानी क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद की बाबर आजम को भतीजा बनने की जो वो कोशिश है ना, वो नेपाल के खिलाफ मैच में अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से शायकीन क्रिकेट के दिलों पर राज करने वाले इफ्तिखार अहमद ने बात करते हुए पाकिस्तानी कप्तान को बाबर भाई कहकर मुखातिब किया, तो बाबर आजम की बेसाख्ता हंसी निकल गई। और इस ट्रेंड में अब तक 11,000 से ज्यादा सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और इफ्तिखार अहमद की सेंचुरी के बाद काफी छोटे हैं बाबर, बेटा कैसे कह दिया, भाई कैसे कह दिया? भाई हाँ, तो वो इसी वजह से उनकी भी जो है बेटा कहना चाहिए था। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसी बात के ऊपर तो बाबर का त्रा निकल जाना चाहिए था। है चाचू की हो गया है। लेकिन चाचू की भी 109 रन की आई थिंक इनिंग है कल। 109 रन, इनका स्ट्राइक रेट 153 था। देखिए फिर अंकल्स 153 अंकल्स तो फिर जो है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं भाई। अब नेपाल ये कह सकता है घर जाके कि इन्होंने बड़े लड़के खिलाए। अच्छा एनीहाउ आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल क्रिकेट पर डिटेल में बात होगी, लेकिन अभी हमें ज़रा सियासी मैदान की तरफ चलना है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इलेक्शन के आ रहे हैं। तो सियासी मैदान से बहुत सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले आपको वजारत कानून की जानिब से सदर पाकिस्तान को दिए गए जवाब के हवाले से बताएंगे। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देने के मामले पर राय से मुतालिक ऐवान सदर के ख़त पर वजारत कानून इंसाफ ने सदर अलवी को जवाबी ख़त अरसाल कर दिया है और साफ साफ लिख दिया कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास। एग्जैक्टली जी, वजारत कानून और इंसाफ ने अपने खत में लिखा कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने का मिजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ही है। खत में यह भी कहा गया है कि एक साथ साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाने के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही तारीख दे सकता है। दूसरी तरफ सियासी हलचल में फिल वक्त कोई बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो सैरिश वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आम इंतखाबात से पहले सियासी जमातों की मुहिम भी अभी तक न जाने क्यों शुरू नहीं हो पाई है। और 14 दिसंबर की जहाँ बात हो रही है, तो कल जिस पर हम बहस कर रहे थे राजा उमर के साथ कि जी ये इलेक्शन 90 दिन में होंगे या नहीं होंगे, तो अब तो ये क्लियर हो गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही कि 90 दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो पीपल्स पार्टी है वो तो डटी हुई है कि जी 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएँ, तो फिर वो उनका प्लान क्या होगा, या फिर वो अपनी बात मनवाने के लिए क्या करेंगे, क्या सड़कों पर निकलेंगे, प्रोटेस्ट होगा, अदालतों में जाएंगे, क्या होगा। खैर ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के अली गौहर साहब, अब वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। गौहर साहब क्या समझे फिर हम, इलेक्शन अगले साल ही होना है? जी देखें, बात ये है कि जब मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये फैसला हुआ कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो डिलिमिटेशन के बाद होंगे, तो उसमें तमाम पार्टीज की लीडरशिप मौजूद थी और ख़ास तौर पर आपको पता है कि सीएम सिंध भी मौजूद थे। और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद वाज़ेह तौर पर कहा था कि इसमें 90 रोज से आगे कुछ दिन लगेंगे। तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो पिछला जो 2018 का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी डिसाइड हुआ था लीगली, जो उसके कवर दिया गया था वो ये था कि आने वाला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होगा। जब मर्दमशुमारी हो गई तो जाहिर है कि फिर हल्का बंदियां भी दोबारा होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं गौहर साहब, 2 चीजें मैं चाहूंगी उस पर जरा आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। नंबर 1 तो ये कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर डीलिमिटेशन हो रही है तो उसके बाद सीटें आगे पीछे होंगी, कम ज्यादा होंगी, और सीटें जब कम ज्यादा होंगी तो उसके लिए पार्लियामेंट से मंजूरी के बगैर की मुमकिन नहीं है। और गवर्नमेंट जाहिर है कि अभी तो बननी है, इंटरिम सेटअप ये नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट से मंजूरी दे दे।
तो क्योंकि आपको पता है ये सिचुएशन, कोई जमात तो वहां पर नहीं है ना फिलहाल, अक्सरियती इलेक्शन अभी होने हैं। एक तो इस पर जरा क्लियरेंस दीजिएगा कि क्या होगा, और दूसरा जो आपके अपने इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो ये कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन की तो जरूरत ही नहीं थी। नहीं देखें, दो चीजें हैं। एक तो डीलिमिटेशन होगी, लेकिन हलकों की जो तादाद है वो बढ़ाई या कम नहीं की जाएगी, जो इलेक्शन कमीशन का बयानिया आया है सामने। तो अगर हलकों की तादाद बढ़ाई या कम करनी हो तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, और यहाँ पर कानून साजी हुई है। कानून साजी में ये फैसला किया गया कि नई मर्दमशुमारी होगी और नई हल्का बंदियां होंगी, लिहाजा हलकों की तादाद नहीं बढ़ेगी। ये तो बड़ी क्लियर बात है और बड़ी वाज़ेह बात है। उसके लिए असम्बली का बनना जरूरी है। अगली असम्बली आकर अगर आइन में तरमीम करे 2/3 मेजोरिटी के साथ हलकों की तादाद बढ़ाए, चुके अब काफी आबादी बढ़ चुकी है, तो फिर हो सकता है। नहीं तो हलकों की तादाद इतनी रहेगी। आबादी के लिहाज से ये है कि वो हल्का बंदियां तब्दील जरूर हो जाएंगी, उनकी बाउंड्री जरूर चेंज हो जाएंगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि हल्के बड़े हो जाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि जब ये हल्का बंदियां तब्दील होंगी तो फिर जो कैंडिडेट जिस हल्के से खड़ा था, अगर उसका हल्का बदल गया तो वो तो वहां की आवाम से अटैच है ना। आपको नहीं लगता कि वो क्या नई बात करेगा, या वो तो खड़ा हो जाएगा कि भाई ऐसे कैसे? वोटर्स परेशान होंगे, कैंडिडेट्स परेशान होंगे। देखिए, बात ये है कि ये पहली बात तो ये है कि ये फैसला जो पिछला इलेक्शन हुआ था, एक चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है। उस वक्त भी कानून साजी की गई थी कि अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होगा। फिर जब चेयरमैन पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो इलेक्शन कमीशन ने बेशुमार उनको लेटर्स लिखे, जिन लेटर्स में उन्होंने ये लिखा कि आप मर्दमशुमारी करवाएं और हल्का बंदियां करवाएं। जिनको वो रद्दी की टोकरी में डालते रहे उन पर उन्होंने अमल दरामद ना किया, क्योंकि वो उस वक्त ईवीएम के जरिए अगला इलेक्शन चुराने की प्लानिंग में मसरूफ थे। अब ये गवर्नमेंट आई है, ये पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर लीगली इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि कानून साजी हो चुकी थी। वो सिर्फ एक टाइम के लिए थी। जो पिछली दफा हल्का बंदियां बनी थी इलेक्शन के दौरान, जिससे कि मैं भी एमएनए मुंतखब हुआ था, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए भी वो बिल्कुल नया हल्का था, मेरा 40% नया हल्का आ गया था, और उस वक्त भी वो एक प्लानिंग की गई थी। हालांकि उस वक्त वो हल्का बंदियों की जरूरत नहीं थी जिस वक्त की गई थी। तो उस वक्त एक कानूनी तौर कानून साजी की गई जिसमें कहा गया कि मर्दमशुमारी भी नहीं होगी, हल्का बंदियां भी नहीं होंगी, ये सिर्फ एक इलेक्शन के लिए। और इस बात का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पता है, उनके इल्म में। दूसरी बात ये, आपको याद है कि एमक्यूएम ने मुतालबा किया कि भाई नई मर्दमशुमारी आ गई है, 3 करोड़ लोग महरूम हो जाएंगे अपने वोट के हक से, तो लिहाजा जनाब ये नई हल्का बंदियां मतलब है कि होनी चाहिए। ये एमक्यूएम का भी मौका। फिर वो तहरीके इस्तेकाम पार्टी बनी, उन्होंने आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपका 40% हल्का नया हो गया था पिछले इलेक्शन में, आप जब एमएनए मुंतखब हुए हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखिए ये एक मतलब फर्क बादोकात पड़ता है, बादोकात नहीं पड़ता। लेकिन बेशुमार पार्टीज होती हैं, बेशुमार कैंडिडेट्स होते हैं। मादरत के साथ इन चीजों को इस तरह से बॉदर तो नहीं किया जाता। या तो बुनियादी तौर पर, असूली तौर पर तो एक मर्दमशुमारी पर 3 इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये पिछली दफा हमें नए हल्कों में इलेक्शन भी लड़ना पड़े, और साथ ये फैसला भी किया गया था लेजिस्लेशन करके कि आने वाली सिर्फ ये एक टेन्योर के लिए ये हल्का बंदी है। तो लिहाजा इधर कानूनी पेचीदगियां भी थी कि जाहिर है कि वो पुराने मर्दमशुमारी पर और पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन नहीं हो सकते थे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि टाइम बढ़ रहा है। टाइम जिस तरह से कुछ दोस्त कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम बढ़ रहा है, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी है कि 2-1 महीने आगे होंगे। आपको याद है जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी, उस वक्त भी टाइम एक इमरजेंसी थी और उसमें बढ़ाना पड़ा था थोड़ा सा। इलेक्शन हुए थे जी, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने तो तारीख दे दी है, 14 तारीख उन्होंने 14 दिसंबर की अनाउंसमेंट कर दी है, ऑफिशियल भी हो जाएगा वो। लेकिन अली गौर साहब, ये तो बात हो गई हमारी इलेक्शन की, क्या अब हो ही रहे हैं अगले साल, इलेक्शन कमीशन ने ये कंफर्म कर दिया है। लेकिन अब अगर हम ये बात करें कि इस वक्त अक्सरियत में भी जो है वो आपकी जमात है बिल्कुल, और अवामी भी जो है वो आपकी जमात इस वक्त बड़ा काम कर रही है। 1.5 साल गुजार के भी गए हैं और अपनी सियासत को भी कुर्बान किया है डिफॉल्ट से बचाने के लिए पाकिस्तान को। इस वक्त अवाम आपकी जानिब देख रही है, कायद नून लीग की जानिब देख रही है कि जब वो आएंगे तो उन्हें माशी चैलेंजेस का जो सामना है अवाम को, उससे निकालेंगे। उस पर कहां तक पार्टी काम कर रही है, क्योंकि अभी आप अवाम में जाने वाले हैं?
देखिए, बात ये है कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि मुल्क में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको याद है कि जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त मुल्क में बड़े बड़े चैलेंजेस थे। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी का एलिमेंट बहुत ज्यादा था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुल्क का था वो काफी टूट फूट का शिकार था, बल्कि ना होने के बराबर था। फिर साथ ही साथ आपने देखा कि उस वक्त बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए, पावर यूनिट्स लगाए गए, जिससे लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, जिसमें दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, जिसमें जो है वो ये सी पैक जैसे प्रोजेक्ट्स आए और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, जिससे कि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हुई। उस वक्त 4% तक महंगाई की रेशो सिंगल डिजिट में लाए थे। उससे पहले भी महंगाई की रेशो ज्यादा थी। बिजली का रेट बिजली पैदा करने के बाद, लोड शेडिंग के खात्मे के बाद भी 5.5-6 रुपए तक यूनिट था। तो मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम था। असल हकीकत तो ये है, अब जाहिर है आपके प्रोग्राम्स में टाइम भी थोड़ा होता है, जब ये इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इस प्रोजेक्ट ने ही मुल्क में माशी तबाही भी की है, सियासी। अच्छा देखिए, अब तो हमें आगे बढ़ के गौहर साहब इस बिगाड़ को ठीक करना है ना। मैं इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हूँ बतौर पाकिस्तानी कि जब ऑलरेडी आप लोगों का जॉइंट वेंचर था, आप लोगों के इत्तेहादी थे, जो अब ये कह रहे हैं कि डीलिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं है और इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, इससे आगे जा ही नहीं सकते, कानूनन नहीं जा सकते, तो कैसे मुमकिन है कि जो नताइज आएंगे उनको भी कबूल किया जाएगा और जो इलेक्शन से पहले का सारा प्रोसेस है उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा? ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि जो जमात आएगी उसके लिए फिर प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे कि हम नहीं मानते, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, हम एहतजाज करेंगे। देखिए, नताइज मानने ना मानने की बातें पार्टीज में, ये तो अब रवायत हमारे मुल्क में एक बनी हुई है और किसी हद तक मुतासर भी होते हैं। 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान नहीं, इलेक्शन कोई नहीं मानेंगे ना फिर कि जब डीलिमिटेशन जो है वो होनी नहीं चाहिए थी, ये जो हल्का बंदियां हुई हैं ये ठीक नहीं है, ये उजलत में काम किया गया, इसकी जरूरत नहीं थी, लिहाजा हम इस इलेक्शन कोई नहीं मानते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2018 के इलेक्शन बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन थे, लेकिन इसके बावजूद उसके बाद हम असम्बलियों में बैठे, हमने जमहूरी प्रोसेस को चलाया, हमने एज अ अपोजिशन असम्बलियों के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा किया। तो एक तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के तफरात होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा ये इलेक्शन कमीशन ज्यादा बेहतर है गौहर साहब कि आप लोग पहले ही बैठ जाएं पीपल्स पार्टी के साथ और उनको या तो मना लें या उनकी मान लें, ताकि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हो जाए, क्योंकि अवाम भी ये चाहते हैं कि हम जल्द अब इलेक्शन में चले जाएं। बात की ना बड़ी क्लियरली वजाहत कर दूं। पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी हमारी एक इत्तेहादी पार्टी है और पीपल्स पार्टी, अब हम हुकूमत में नहीं बैठे, ये इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन करवाए, हम इलेक्शन में जाने के लिए गौहर साहब के ये काम इलेक्शन कमीशन का है और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। तो अब मेरे ख्याल में शायद पीपल्स पार्टी जो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी वो इलेक्शन कमीशन के आगे करवाएगी। और इसके साथ साथ जो अली गौहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पिछले 2018 का जिक्र किया तो वहां वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो आया था। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो है वो वोट को इज्जत दी जाएगी। सारी बात जहां ये सियासी सूरत हाल चल रही है वहां माशी सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। और अगर हम माशी सूरत हाल की बात करें तो बात अब आ गई है नेसेसिटीज़ पर। एक महकमा जिसका नाम प्राइस कंट्रोल होता था और काफ़ी अरसे से वो महकमा लापता है। दूसरी जानिब हुकूमत की इजाज़त के बगैर चीनी माफिया ने ज़्यादा चीनी बरामद कर दी और पाकिस्तान में किल्लत पैदा कर दी गई है। इस तमाम सूरत हाल में हमारे अपने शहरियों पर मुश्तमिल ये नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले और ये जो इसे आप क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोग होते हैं, ये जो शख्सियात हैं कुछ जिन्होंने सारी होलसेल मार्केट्स चमका रखी हैं, जायज़ समझते हैं। अब बिल्कुल, और एक होलसेलर्स के गोदामों में कई 100 चीनी की बोरियां मौजूद हैं। ऐसा ही है, वहां पर हिसाब जो है ना वो कुछ अपने रेट उन्होंने खुद ही घंटों के हिसाब से अपने रेट्स आते हैं उनके कि ये जी 100 बोरियां इसका ये रेट ये खोल देते हैं, वो 1000 बोरियां उसका रेट ये खोल देते हैं। इस तरीके से ये काम हो रहा है और आवाम डिपार्टमेंट लापता है इस वक्त जो है वो मुश्किल ही जो है वो रहते हैं। अवैस सत्तार ने हमें ज्वाइन किया फैसलाबाद से, उनसे भी इस बारे में डिटेल ले लेते हैं। जी अवैस, बताइएगा क्या आपके पास चीनी को लेकर के इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता कुछ अरसे में चीनी की कीमत में तकरीबन 30 से 35 रुपये इजाफा हुआ है। अब इस टाइम फैसलाबाद में अगर ओपन मार्केट की बात करें तो चीनी तकरीबन 170 से
80 रुपये फ़ी किलो के दरमियान दस्तियाब है। हर दुकानदार का अपना रेट है, कोई 170 दे रहा है, कोई 175 है, कोई 180। अगर होलसेल मार्केट की बात करें तो चीनी तकरीबन जो 100 किलो का बोरा था चीनी का, वो अब 15,000 से 16,000 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी हमारी जो चीनी के डीलर्स थे उनसे बात हुई, उनका कहना था कि आगे आने वाले दिनों में चीनी की कीमत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। और अब सूरत हाल ये है कि जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने चीनी रखना ही छोड़ दी है, क्योंकि रेट चीनी के ज़्यादा हैं और कस्टमर अब ज़रा ज़ाहिर सी बात है जितना रेट ज़्यादा हो चुका है कम हो गया, इसलिए अब सिर्फ बड़े मार्ट्स पर या ग्रोसरी स्टोर पर चीनी अवेलेबल है। इसके साथ साथ आटे का जो मसला है वो भी बड़ा संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। जो आम तौर पर आटा मिल रहा है जो 10 किलो का थैला है उससे कीमत 1500 से 1600 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें 20 किलो का थैला तो वो 3100 या 3200 का मिलता है। यूटिलिटी स्टोर्स पे ना तो चीनी दस्तयाब है, गुज़श्ता तकरीबन 3-4 माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नहीं आ रही। इसके साथ साथ आटे का भी बड़ा मसला बना हुआ है कि यहाँ पर आटा नहीं आता, और अगर आटा मिलता है लोगों को तो वो ओपन मार्केट के रेट पे मिलता है, तो लोगों को फिर फ़ायदा कोई नहीं नजर आता यूटिलिटी स्टोर पर आने का और बाहर ओपन मार्केट से ख़रीदने का। अगर हम साथ दीगर शय खुर्दनोश की बात करें जिसमें चने हैं, सफ़ेद चने, तो सफ़ेद चने की जो कीमत 400 रुपये से तजावज़ कर गई है। माशा की दाल भी महंगी हो चुकी है और दीगर जो शय खुर्दनोश है उनकी कीमत भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अब जिस तरह आप भी बात कर रहे थे कि हर घंटे का रेट है, और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि कोई रेट कन्फर्म नहीं है। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से ज़िला इंतज़ामिया के वो भी चीज़ों के जो इन पर काबू पाने में नाकाम नजर आते हैं, वो उस तरह परफॉर्म नहीं है उनकी। लेकिन मुझे ये बताइएगा अवैस, आपने कहीं पर कोई प्राइस कंट्रोल की अथॉरिटी की कोई टीम देखी, किसी को देखा जो कि बाहर निकला हो या देख रहा हो कुछ चेक एंड बैलेंस के लिए, कोई मौजूद कहीं पे कभी नजर आया? नहीं, हम सारा दिन कवरेज करते हैं और डिफरेंट हम जगहों पे होते हैं, कभी सब्ज़ी की जगह पर, कभी फल फरोशों के पास, स्टोर्स पर, लेकिन किसी जगह हमें ज़िला इंतज़ामिया कोई नुमाइंदा या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का कोई जो नुमाइंदे हैं या लोग हैं वो हमें किसी जगह नज़र नहीं आए कभी, कि कोई चीनी की कीमत पूछ रहा हो या कोई आटे की कीमत पूछ रहा हो या किसी को जुर्माने किए जा रहे हो कि आप चीज़ें महंगी क्यों दे रहे हैं। ये जो अथॉरिटीज़ हैं ज़िला इंतज़ामिया की हद तक ये हमें वर्क करती नज़र नहीं आ रही, और यही वजह है कि किसी चीज़ का एक रेट नहीं, जहाँ पे चीज लेने जाएं। अच्छा, आपके पीछे देखिएगा अवैस, यहाँ पर अगर कोई शहरी मौजूद हैं तो जरा उनसे तो बात कीजिए, वो चीनी कितने रुपए की लिया करते थे और अब इतने की जब लेनी पड़ रही है तो क्या उनके तासुरात हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी शहरी यहाँ स्टोर के बाहर खड़े हुए, एक लंबी कतार लगी है खवातीन की जो चीज़ें यहाँ पर खरीदने के लिए आई हैं और कोशिश कर रही है कि चलें कुछ ना कुछ हमें शायद सस्ते दामों मिल जाए। कुछ शहरियों से बात करते हैं। अच्छा भाई बताइएगा कि पहले चीनी कितने रुपए की लेते थे और अब क्या सूरत हाल है, किस तरह मिल रही है चीनी? पहले 60 रुपये चीनी दे रहे थे, नाल समान लेना पैंदा सीगा जी। वो चीनी लवोगे तो नाल समान लेना पैना, आटा लवोगे ता समान लेना पैना, अगर घ्यो लवोगे तो उसका भी समान लेना पैना। अच्छा, अगर ओपन मार्केट की बात करो चीनी किस तरह मिल रही है आपको? 170 रुपये 80 रुपये दे रहे हैं। हाँ जी, आटा जड़ा वा बाहर 1300 रुपये का थैला दे रहे 10 किलो का, ये दे रहे 1420 रुपये का प्राइवेट वैसे लो तो अगर 650 का देंगे तो ना वो समान ले आके 1400 रुपये का समान मिलेगा। जी बिल्कुल, अगर सामान लेंगे तो तभी कुछ चीज़ सस्ती मिलेगी। और एक खातून से बात करते हैं। माँ जी, आप क्या लेने के लिए आई हैं? चीनी दस्तयाब है यहाँ पे? ਲੈਣ ਆਏ ਭਰਾਵਾ, ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਰੋਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ करना ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਭਰਦਾ। जी बिल्कुल, लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवेस, आप हमारे साथ थे। नाजरीन, आपने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं। चीनी का बहरान जो है वो आने वाला है, 10 लाख टन सरप्लस जो है वो खत्म होते ही ये भी सुनने में आया है कि चीनी 220 रुपए तक भी जा सकती है। अल्लाह खैर करेगा जी, देखते हैं कब तक ये मुश्किल वक्त हम पर रहेगा, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़नी है क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और एशिया कप की अब कुछ बात हो जाए तो पाकिस्तान की फतह जो कि कल आपने देखी क्या शानदार फतह थी कि हमारा दुश्मन भी हमारी तारीफ के बगैर नहीं रह सका। तो कल एशिया कप 2023 के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से शिकस्त दे दी और अब पाकिस्तान टीम अगले मैच के लिए श्रीलंका रवाना हो गई है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ ग्रुप ए का दूसरे मैच हफ्ते को कैनेडी में खेलेगी। लेकिन यहाँ हम बात करते कल के पहले मैच की, तो पाकिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस दी। वही मजा आया मैच देखने का, बहुत ही जबरदस्त जी। और रात को हमने इस पे तफसीर भी काफ़ी किया। मोहसिन हसन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, लेजेंडरी क्रिकेटर हैं और उन्होंने भी कुछ
कुछ ऐसी बारीक बातें बताई हैं जो कि बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि देखिए अपने हरीफ को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नेपाल पहली मरतबा पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा था और शुरू के 10 ओवर में नेपाल काफ़ी हावी भी नज़र आया हमें पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग की जहाँ पर बात आती है वहाँ बस समझ लीजिए कि हमारे बॉलर्स छा गए और 117 रन के ऊपर जो है वो नेपाल को घर भेज दिया, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन जो सबसे सरप्राइज इवेंट था जिस पर हम कल बात भी कर रहे थे अपने एक्सपर्ट के साथ कि इफ्तिखार की जगह आप शान मसूद को क्यों नहीं खिला रहे, और इफ्तिखार अहमद ने, जो कि एक चाचू भी कहलाते हैं, उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि अब मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप तक तमाम जो क्रिटिक्स थे जो कि इफ्तिखार अहमद की बैटिंग तो पर उनके स्कोर पर बात कर रहे थे, वो चुप रहे, मुंह बंद करा दिए। मुंह बंद कराने के लिए 109 रन काफी नहीं थे। सहरिश जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है 153 का, वो बड़ा ही बेहतरीन था। खैर उस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट इकबाल जमील साहब मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। वेलकम टू द शो इकबाल जमील साहब। कल के मैच के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहना है आपने इफ्तिखार चाचू की बैटिंग के बारे में? जनाब ये जो इफ्तिखार अहमद ने जो सबसे बड़ी बात जो कल की हुई उनकी इनिंग्स के अंदर, उन्होंने एक पथोस को तोड़ दिया है। उनके मुतालिक एक पथोस जी था, ये पथोस कहा जाता था कि जनाब वो जो है सिर्फ T20 के प्लेयर हैं, और उनकी एज को हमेशा लोग मजाक भी उड़ाया करते थे, उनसे कहते भी थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जब लोग मुझे चाचा कहते हैं तो मेरा दिल अंदर से दुखता है। लेकिन कल उन्होंने अपने तमाम क्रिटिक्स को बता दिया है कि नहीं जनाब, इफ्तिखार अहमद में पावर है, और वो जिस टाइप की भी, मतलब वो जिस वक्त आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन पे इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 5 छक्के लगाए और अपना पूरा पावर दिखाया। पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त लगाई, बाबर आजम के साथ जो पार्टनरशिप लगाई है वो बड़ी कैलकुलेटेड और बहुत ही नीडेड थी, जो कि उस वक्त बहुत जरूरी थी। और ये इनका ओडीआई का पहला सैकड़ा भी लगाया कल, क्योंकि इससे पहले तक 94 इनका टॉप स्कोर था, हाईएस्ट 94 था। उसके बाद उन्होंने 30 या 32 या ऐसे स्कोर किए थे। लेकिन सारी बात यह है कि प्लेयर का एक कॉन्फिडेंस होता है ना, उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। वो शैटर्ड रहते थे, कभी खेलते थे अच्छा, कभी नहीं खेलते थे, उन पे क्रिटिसाइज होता था। ये होता था कि वेदर ही शुड बी इन टीम और नॉट। पीछे शान मसूद थे, फिर सऊद शकील आ गए, सऊद शकील के बाद आगा सलमान आ गए। तो एक मेंटली आदमी एक परेशान होता है। लेकिन कल की इफ्तिखार की इनिंग्स जो थी, ठीक है, एक मजबूत टीम नहीं थी उसके, लेकिन क्रिकेटिंग बुक्स में और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा इकबाल साहब, एक चीज और, जो आगा सलमान है वो कल रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हो गए, तो क्या वजह है? पोटेंशियल भी है उनमें, टैलेंटेड लड़का है, क्यों वो फोकस नहीं कर रहा? इस तरह तो रिप्लेसमेंट उनकी आ जाएगी, टीम में जगह बनी हुई है, क्यों अपना करियर खराब कर रहे हैं? आपको क्या समझ आई है? देखिए सारी बात ये है, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोच। कोच को और कप्तान को उनको बताना चाहिए था। आपको स्कोर चेज नहीं कर रहे थे, उस वक्त अच्छा खासा स्कोर बन चुका था, अननेसेसरी शॉट था। देखिए जनाब, ये शॉट वो प्लेयर खेलता है जो 15, 20, 25 मैचेस खेल चुका होता है। मतलब आगा सलमान की अभी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है और वो एक्सपर्ट प्लेयर्स खेला करते हैं, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान एक विकेट गंवा बैठा। और आगा सलमान को मैं यही बता रहा हूँ कि आने वाले मैचों में उन्होंने अपनी प्रेजेंस को भी एक सवालिया निशान बना दिया। इनकंसिस्टेंट हैं फखर जमान, ओपनिंग बैट्समैन, और उन्होंने जो कल किया, में हमें 14 रन बनाए। फखर जमान ने जो कल आउट हुए, अगर आप चाह रही हैं कि मैं उसको डिस्क्राइब करूं तो मतलब ऑफ स्टंप की गेंद थी, उन्होंने अपने पांव को लेग स्टंप पे लेके गए और फिर उन्होंने फ्लैश किया, नेचुरली वो देन इट वेंट टू द विकेट कीपर ने बड़ा अच्छा कैच किया और उनके बॉलर्स बड़े अच्छे थे। कल की पाकिस्तान की बैटिंग का ये आप बता दूं, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि जनाब शुरू के 10 ओवर नहीं, कम से कम 25 ओवर तक नेपाल के बॉलर्स ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की। आप ये बताइए कि आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान ने 129 रन बनाए, 129 रन बनाए थे। पाकिस्तान का रन रेट बहुत स्लो जा रहा था, वो तो इफ्तिखार अहमद ने और फिर बाबर आजम ने आखिरी जो संभाल लिया था। और अगर हम बाबर आजम की बात करें इकबाल साहब, तो वो भी 49 या 46 रन के ऊपर अपना एक कैच ड्रॉप होने की वजह से आगे बढ़े। अगर वो विकेट गिर जाती और वो कैच हो जाता तो फिर पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था 200-250 पे भी खड़े रहना। पर अगला मैच जो आने वाला है, जैसे कि सारिश ने आपने जिक्र किया कि स्पिन के सामने हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, अगले मैचेस हमारे होने, इंडिया के साथ मैच होना, उनका स्पिन अटैक वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक है। हम क्या स्ट्रेटेजी लेके जा रहे हैं कैंडी?
मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान का बड़ा अपर एज है, इसलिए कि पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान के खिलाफ बायलैटरल ओडीआई सीरीज जीता है, उसके बाद कल नेपाल के खिलाफ खेला। वेरएज इंडिया का अभी इंडिया काफी अरसे से मतलब 1-1.5 महीने से कोई बड़ी क्रिकेट नहीं खेलेगा। वेस्ट इंडीज में वो खेले थे लेकिन वहां भी T20 में वो हारे हैं। लेकिन ये एक बात है कि ऑन पेपर उनकी एक अच्छी साइड है। दूसरी बात ये है कि इंडिया के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि जसप्रीत बुमराह जो उनके आउटस्टैंडिंग बॉलर है वो अभी फिटनेस से वापस आए हैं। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने कप्तानी भी की है और बड़े उम्दा बॉलर, लेकिन वो ओपोनेंट तो पाकिस्तान दूसरा ओपोनेंट होगा। आयरलैंड की बात अलग थी। दूसरी बात उनके विकेट कीपर बैट्समैन KL राहुल वो इंजर्ड हो गए, वो नहीं है, 2 मैचों के लिए वो बाहर हो गए। बिल्कुल ऐसे 2 मैचों के लिए वो बाहर हो गए और बड़े अच्छे बैट्समैन भी हैं। मैं अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इकबाल साहब स्पिन अटैक की, तो मैं शादाब का जिक्र लाजमी करूंगी। शादाब ने जिस तरीके से कल 4 विकेटें ली हैं, वो भी लेग स्पिनर हैं और हमारा पेस अटैक भी अच्छा है, बॉलिंग अटैक अच्छा है, और अगर एक अच्छा स्पिनर मिल जाएगा, इनको टॉप 4 में रखेंगे तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन होगा? देखिए कल शादाब जो आए थे शुरू के 2-3 ओवर तो उनको बड़ी मार पड़ी, वो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। 1 ओवर में 2 उनको वो था, लेकिन बहरहाल जब बाद एक वाइस कप्तान है टीम के और उनकी जो गुगली है उनके रॉन्ग वन को समझना जरा मुश्किल होता है। वेयर इंडिया के पास जाडेजा जैसा बॉलर है, अक्षर पटेल है, ये जो प्लेयर्स है ना ये बड़े मतलब इंटरनेशनल फेम के भी हैं और जाहिर सी बात है ये किसी भी गिवन कंडीशन के अंदर वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो पाकिस्तानी बैट्समैन को देखना पड़ेगा, वहाँ नेपाल ओपोनेंट नहीं होगा, वहाँ इंडिया ओपोनेंट होगा जो आपके खिलाफ मतलब कोई मौका छोड़ना नहीं दे सकता। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान को जनाब कहीं भी जीत का मौका दे। और मुझे लगता है कि ये एशिया कप इस लिहाज से बड़ा यूनिक होगा कि पहली मर्तबा पाकिस्तान और भारत का फाइनल होगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये फाइनल होगा। एक इंटरेस्टिंग बात ये कि शायद इस एशिया कप में 3 मर्तबा पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से टकराएंगे। एक तो पहले ग्रुप मैच में, उसके बाद जो आपका सुपर 4 में उसमें चांसेस हैं। और तो अच्छा वैसे इकबाल साहब अभी हम लोग बाबर आजम की बात कर रहे थे, अनडाउटेडली उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। तो अभी मैं फहीम से की बात कर रही थी कि आखिरी की जो 3 बॉलें थी वो चाहते तो नॉट आउट रह सकते थे और अपना एवरेज अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की, सेल्फलेस खेला। देखिए जनाब जब इतनी देर तक विकेट पे रहे हैं, इतनी देर के बाद विकेट पे रहे, टीम को संभाला दिया, इतनी जबरदस्त 130 गेंदों पे 151 रन बनाए, एक क्रूशियल वक्त के अंदर आए थे जब पाकिस्तान के जो आप देख लीजिए कि पावर प्ले में 44 रन देके 2 विकेट गंवाने बैठे थे पाकिस्तान, उसके बाद उन्होंने इनिंग्स से संभाला दिया। तो खैर वो हो जाता है, एक ही बॉल विकेट लेती है, लेकिन बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की खासी है। और ये एक रिकॉर्ड भी जो है वो बनाया है इन्होंने, एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी जो है वो बीट किया है, या शायद एशिया कप का एक रिकॉर्ड है उन्होंने जो रिकॉर्ड नहीं जिस रिकॉर्ड की आप बात करें वो रिकॉर्ड उन्होंने हाशिम आमला का तोड़ा। हाशिम आमला साउथ अफ्रीकन जो बैट्समैन थे, हाशिम आमला ने 19 सेंचुरियां बनाई थी। बाबर आजम की 19 सेंचुरियां 102 इनिंग्स हुई है और उनकी 104 इनिंग्स। इकबाल जमील साहब एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर अब हम करेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटर है, एक बात में जाने से पहले कह देता हूँ प्लीज, मतलब आप मेरी बात भी सुन लीजिए। मुझे ये सिर्फ थोड़ा सा ये कहना, मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि यार 15 साल के बाद पाकिस्तान में एशिया कप आया था और पीसीबी की आप ये देख लीजिए इतनी पुअर ओपनिंग सेरेमनी जिंदगी में मैं वही सवाल आपसे करने वाला था कि स्टेडियम भी खाली था। स्टेडियम खाली होने वन ऑफ द वर्स्ट पुअर सेरेमनी मतलब मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। मेरे ख्याल में ये नॉन प्लेइंग क्रिकेटिंग नेशन में भी अगर ये टूर्नामेंट होता तो इससे अच्छी सेरेमनी हो जाती। ये समझ में नहीं आता बजट ना अप्रूव हुआ हो। क्या पता बजट अप्रूव ना हुआ हो। हाँ, ये बजट ही मिला होगा सर उनको, बजट अप्रूव नहीं हुआ होगा, बजट नहीं मिला। वहां एक अभी बजट की बात है, अभी पीसीबी ने ज़का अशरफ साहब की सरबराही में 20 वैकेंसीज मांगी है, जिसमें से 7 डायरेक्टर्स की पोजीशन है। आप ये तो देखिए लूट लगी हुई है जनाब, उसमें से 3 डायरेक्टर की सैलरी लगा देते तो अच्छी सेरेमनी हो जाती। अच्छा इकबाल जमील साहब मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब इंडिया की टीम की अगर हम बात करें
तो राहुल द्रविड़ के आने के बाद इंडिया की टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आई हैं, वो एक डाउनफॉल आ गया है रवि शास्त्री के बाद। क्या इसका हमें एज मिल सकता है? देखिए, सारी बात यह है कि एक बात तो क्लियर है, वो बात बाहर नहीं आती और मीडिया में नहीं आती, लेकिन जब विराट कोहली कप्तान थे तो रोहित शर्मा और विराट कोहली में थोड़ी सी अनबन रही थी जो कि ऊपर नहीं आई। लेकिन आप ये देखिए उसका नतीजा हुआ कि रोहित शर्मा को टेस्ट का और ओडीआई का कप्तान बना दिया गया, वहां से वो उठा के ले आए विराट कोहली को हटा के, और वो जो T20 के कप्तान हार्दिक पांड्या को बना दिया। तो ये एक इंटरनल रिफ्ट तो होती है नेचुरली। राहुल द्रविड़ कोई बात नहीं, मैं ये कहता हूँ कि रियली वेरी गुड। अच्छा, वैसे इकबाल साहब, अगर मैं अपनी टीम की एक अच्छी बात मैं चाहूंगी जरा उसको भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए। मतलब जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था तब हम देखते थे कि जनाब हमारे जितने फील्डर्स थे उनसे बॉल कैच ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से बड़े मसाइल होते थे कि जनाब ये क्या। लेकिन अब हमारी फील्डिंग बड़ी इंप्रूव हो गई है। कामरान अकमल के दौर में देखना शुरू किया होगा। देखिए, आप उसका डिफरेंस ये देखिए कि पाकिस्तान की फील्डिंग यकीनन, और अफगानिस्तान के जो बायलैटरल सीरीज थी उसके खिलाफ तो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी पाकिस्तान की। नेपाल के क्या हुआ सर, कल के कैच का जरूर जिक्र कीजिएगा जो रिजवान ने किया था हारिस की बॉल पे। बहुत जबरदस्त कैच था वो, आउटस्टैंडिंग कैच था। और दूसरी बात है कि नेपाल के साथ क्या हुआ, नेपाल ने बैड फील्डिंग की, पुअर फील्डिंग की, कैचिंग उनकी बहुत ही खराब थी, और नतीजा उनको भुगतना पड़ा कि जनाब 238 रन के बड़े मार्जिन से उन्होंने शिकस्त की। ठीक है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे वो बल्लेबाज जो कि माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त परफॉर्म करते रहे हैं, पता नहीं कंसिस्टेंसी कहाँ चली जाती है। अब रिजवान रन आउट हो गए सिर्फ 44 रन पर। जब इस तरह के इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं स्टेज पर आकर पता नहीं क्यों ही नहीं कुछ हो जाता है, समझ नहीं आती। आपसे मैं एक सवाल पूछूं, आपने वो देखा है, आपने रिजवान का रिप्ले देखा है रन आउट का? जी सर, वो जस्टिफाई नहीं हो पाया वो। अगर आपने रिप्ले नहीं देखा, रिजवान साहब ने बल्ले को लेके जाते हैं दौड़ते हुए क्रीज के साथ, उन्होंने बल्ला हवा में रखा हुआ है, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। वो समझते थे कि नहीं जनाब ये हो जाएगा, ये मिस कर जाएगी, कोई एफर्ट नहीं थी। ओवर कॉन्फिडेंट छोटी सी बात पूछने थे बस इकबाल साहब, खत्म हो गया टाइम। बस ये बता दें कि क्या आगा सलमान की जगह पर सऊद को रहना चाहिए टीम में? मेरा अपना जाती ख्याल है कि आई थिंक सो सऊद शकील डिजर्व करते हैं। सऊद शकील डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब। इंशाल्लाह मजीद आपसे जो है बात करेंगे। क्रिकेट जो है जी नाजरीन, वो तो हमारे बस समझ लीजिए कि रगों में जो है खून की तरह दौड़ता है, और इस वक्त मुकाबला होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, जो बहुत बड़ा मुकाबला है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जो है वो छलांग हमारे क्रिकेटर से ज़्यादा बड़ी छलांग लगा दी है डॉलर ने। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर का इंटरबैंक रेट 304 रुपए और ओपन रेट 319 रुपए से बढ़ गया है। जी नाजरीन, इसी पर बात करने के लिए माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो शाहिद साहब। और बताइएगा कि ये डॉलर कंट्रोल में आएगा, या ये जो इस वक्त इबाम दिया जा रहा है कि ये तो 500 तक भी जा सकता है, क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ बताइए। नंबर एक, ये हुकूमत चाहती है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरे और मजीद गिरेगी। आज की तारीख में जो ग्रे मार्केट है उसमें डॉलर 330 रुपए का है। एग्जैक्टली। नंबर एक, ये है क्यों? ये हमारी मईशत है अशराफिया की मईशत, एक गठजोड़ है मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का। वो चाहते हैं कि रुपए की कदर गिरे तो फिर पेट्रोल के नर्ख भी जो हैं वो बढ़ेंगे, बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे, गैस के नर्ख भी बढ़ेंगे, तमाम इम्पोर्टेड आइटम्स के नर्ख बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, आवाम में मायूसी बदीली फैलेगी, मईशत की शरह सुस्त होगी, पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होगा। और यही नई दुनिया में जो सख्तबंदी हो रही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जिसमें यह है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी ला के, कर्ज़ों के बोझ में ला के, IMF के प्रोग्राम में फंसा के इनको तबाह बर्बाद किया जाए। तो शाहिद साहब, इस तरीके से तो फिर हम अनार्की की तरफ चले जाएंगे। तो खाना जंगी की सूरत हाल आपने बता दी है कि जी आवाम पे इतना प्रेशर डाल दिया जाए कि वो संभाल ही ना सके। इस पर ये सिचुएशन फिर किसी भी गवर्नमेंट की फेवर में तो नहीं जाती? नहीं, गवर्नमेंट के फेवर में तो नहीं जाती, मगर ये था कि अगर आपको इक़्तिदार में रहने के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत होती है, जैसे कि नोम चोम्स्की, उसकी उम्र 100 साल है, बहुत बड़ा दानिश्वर, उसने क्या कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है, रिकॉर्ड पर है। आज मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने एक तजवीज़ पेश करता हूं, मैं गारंटी करता हूं रुपए की कदर में बेहतरी आ जाएगी,
लेकिन हुकूमत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं करना चाहते, स्टेट बैंक नहीं करना चाहते। आप बताइए तजवीज़। अब तजवीज़ क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए हमारे मुल्क में ये होता है, शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क हो दुनिया में, ना भारत में होता है ना कहीं और। आपके पास 5 करोड़ रुपया है, चोरी का है, जायज़ है, नाजायज़ है, आप मुख्तलिफ नामों से मार्केट से जाके डॉलर खरीद लें। तो जब मार्केट से, ओपन मार्केट से खरीदेंगे तो रुपए की कदर तो गिरेगी ना। खरीद लिया आपने, उसको ला के आप बैंक में जमा कर दीजिए डॉलर अकाउंट में, या वो भी कानून के तहत है। जो कानून काबिल एतराज़ है स्टेट बैंक का वो ये है कि आप मार्केट से पैसा खरीदा है खुली मंडी से, चाहे जायज़ पैसे का नाजायज़ पैसे का, वो 50 लाख तक जो है वो बाहर जा सकता है एक नाम से मुल्क के बाहर। हम ये कहते हैं कि आप ये कहें जी इलाज, मुआवजा, खुदा न खास्ता बीमा और तालीम, इसके अलावा पैसा बाहर नहीं जाएगा। एक साल में 15 अरब डॉलर इस तरीके से बाहर गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप स्मगलिंग की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं चीजों, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑफिशियल है। अच्छा, ये ऑफिशियल है। मुल्क के कानून के तहत, स्टेट बैंक के कानून के तहत चोरी के पैसा, जायज़ पैसा मार्केट से डॉलर खरीदे खुली मंडी से, उसको बैरूनी करेंसी के अकाउंट बैंक में जमा किया, बैंक को खत दिया आप इस पैसे को बाहर भेज दें, वो भेज देते हैं। मैं इनको ये कहता हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गैर जरूरी जराए से पैसा बाहर जाता है, जो कि आप कह रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त किए जाएं, तालीम या बीमारी के इलाज के लिए जाए, इसके अलावा पैसा बाहर ना जाए। एक वक्त था शाहिद साहब जब हम ये सुनते थे कि जनाब ये पिछली हुकूमत ने आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था। जरा हमारे नाजरीन के लिए समझाएं कि ये जो इस वक्त आफत आई हुई है आवाम पर कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अब कंट्रोल कर लें, आर्टिफिशियली कर लें, हमें तो कुछ रिलीफ मिले। नहीं देखिए ना, अब आर्टिफिशियली तो आप कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते कि उस वक्त अमेरिका को आपकी मदद की जरूरत थी, तो उसमें IMF को अहकाम दिए थे कि पाकिस्तान जो भी करना है कर दो, हमें इनकी मदद की जरूरत अभी है, तो अगर ये रुपए को करना चाहते हैं कर लें, अपनी मईशत तबाह करेंगे जो डॉक्टर साहब ने की। लेकिन मईशत तो उन्होंने आर्टिफिशियल तो कंट्रोल किया, लेकिन उससे आपकी बरामदात गिर गई थी। तो ये ऐसे नहीं होता है। अब ये है कि IMF जो है वो हमारे सिर पे बैठा है, और वो तो आपके निगरां वजीर तो ये कहते हैं कि अगर हमें बिजली के बिल इंस्टॉलमेंट में लेने, वो भी हमारे इख्तियार नहीं, IMF का है, तो वो तो नहीं देंगे ना, वो करना चाहिए। मैं जो चीज़ बार बार कह रहा हूँ, देखिए रुपया दो तरीके, एक तो हुंडी हवाले से जा रहा है, स्मगलिंग हो रही है, चलिए वो आप नहीं रोक सकते, कुछ मुश्किलात हैं। हुंडी हवाले को, सट्टेबाजी को भी आप रोकना नहीं चाहते, जिन्होंने सट्टेबाजी की उनके खिलाफ आप एक्शन भी लेना नहीं चाहते, हालांकि उनका रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन जो कानूनी जराए से पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था एक साल में 15 अरब डॉलर कानूनी तरीके से बाहर गया है, कानूनी तरीके। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर बच्चा तालीम के लिए जा रहा है, बिस्मिल्लाह भेजें, खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए बाहर भेजना है। अच्छा, अभी आपने तजवीज़ भी दी इससे जुड़ी हुई कि जनाब आप मार्केट से डॉलर खरीदें और इस तरीके से डॉलर्स अकाउंट में ही बैंक में रखें। क्या हम डॉलर्स लिक्विडिटी क्रंच से निकल आए हैं कि मार्केट में डॉलर्स अवेलेबल हैं? देखिए ना, इसीलिए तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप ये पैसा घूम के वापस आ रहा है ना, ये जो रेमिटेंसेज आ रही हैं आपकी, मैं रिकॉर्ड में बता दूं, ये वही पैसा आपकी 60% रेमिटेंसेज जाली हैं। ये जो पैसा आता है, ये जो आपने बाहर भेजा, ये पैसा फिर वापस आता है, वो टैक्स फ्री होता है। शाहिद साहब यहाँ एक पॉइंट जो है वो प्लीज ऐड कर दीजिएगा कि जो आप बता रहे हैं, मैं सिर्फ उसी की डिटेल चाह रहा हूँ। ये जो 15 अरब डॉलर का आपने जिक्र किया है, ये किसी LC की मद में गया है, कोई चीज बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक कैश ट्रांजैक्शन हुई है कि ये सिर्फ ट्रांसफर हुए हैं? मैं आपकी खिदमत में वही, अगर इंपोर्ट होता, इंपोर्ट तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 55 अरब डॉलर है, वो नहीं बात कर रहा। ये वो पैसा है जो लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीद के जाती अकाउंट में जमा करके मुल्क के कानून के तहत उस पैसे को बाहर भेजा। कानून कैसे तब्दील किया जाए जब ये मौजूद है और ये खसारा भी मौजूद है? कौन करेगा तब्दील? देखिए, तब्दील इसलिए नहीं करना चाहते कि हमारे यहाँ अशराफिया की मईशत है, माफिया के कंट्रोल में है, अवाम बेबस हैं, अवाम को एजुकेट नहीं किया गया, अवाम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बीवी बच्चों को मारते हैं, खुदकशियाँ करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि भाई ये जो आपने बिजली का नर्ख बढ़ा रहे हैं, रुपए की कदर बढ़ा रहे हैं, तो बांग्लादेश में तो पेट्रोल सस्ता है, बांग्लादेश में तो बरामदात ज्यादा है। ये मुल्क वाहिद है जो इंडिया के मुकाबले में रेमिटेंसेस 3 गुना, GDP और हमारी एक्सपोर्ट 1/3। आपके अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। देखिए, जब 1 लाख डॉलर की रेमिटेंस आती है तो 50 लाख रुपए का टैक्सों में नुकसान होता है। एक आम बंदे के लिए जरा समझाइएगा, क्योंकि हमें तो यही मालूम है कि जब डॉलर की
डिमांड बढ़ती है तो इसकी कदर में भी इजाफा हो जाता है। ये जो ओपन मार्केट है, इंटरबैंक मार्केट है, डॉलर की डिमांड है, ये मैकेनिज्म है क्या? किस तरह डॉलर की प्राइस बढ़ती है? देखिए, इंटरबैंक में तो डिमांड एंड सप्लाई अगर है तो अगर आपकी एक्सपोर्ट चूंकि कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो रुपए में प्रेशर आता है। आप उसको जाली रेमिटेंस मंगा के पूरा करते हैं तो कहते हैं हमारा बैलेंस हो गया, मगर वो रेमिटेंस जाली होती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है जिसमें आप कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि कोई चोरी का पैसा है, ड्राइवर ने रेमिटेंस कैसे भेज दी $1 लाख की आपके पास, कोई नहीं पूछ सकता स्टेट बैंक के अलावा। लेकिन एक ग्रे मार्केट है जहां पर के स्मगलिंग का पैसा जा रहा है, दूसरा पैसा जा रहा है, चोरी का पैसा जा रहा है, और ये इंपोर्ट्स को भी वहीं से फाइनेंस कर रहे हैं लोग। खुद ही कह रहे हैं FATF जो आपको कहता है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, वो यही तो चार्ज है ना। तो मेरा कहना है कि हम एक इज्तिमाई खुदकशी की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ इन्हें लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, दौलत और इक़्तिदार की हविस में। यानी कि आपके कहने का मकसद ये कि जब तक पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, सरमायाकारी नहीं आएगी, रेमिटेंसेस खुलकर नहीं आएंगे, LCs प्रॉपर्ली नहीं खुलेंगी, कारोबार नहीं होगा, तब तक सिचुएशन ऐसी रहने वाली है। बिल्कुल ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहा। जितनी मुंतखब हुकूमतें आई हैं और फौजी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने यही काम किया है जो मैं बता रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक हुकूमत को मजबूर नहीं किया जाएगा, जो मुंतखब हुकूमत होगी, इसीलिए आपको अगर याद हो अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने 1 दर्जन दफे कहा, इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल, इस्लाहात को कानूनी शक्ल देनी चाहिए। बिल्कुल शाहिद साहब, आपने बहुत ही डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया कि डॉलर जो है वो आखिर बढ़ क्यों रहा है, और ये जो ग्रे मार्केट का आपने जिक्र किया है, इसमें डॉलर की मुंह मांगी कीमत अपनी मर्जी से ली जा रही है, जो कि 330 और 300 जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और सैरिश, ये डॉलर जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि अब कंट्रोल हो पाएगा जब तक कि हमारी माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती और एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ जाती। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं उस बीमारी की जो कि कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में ही फैल रही है। जी हाँ, माहौलियाती आलूदगी, गंदगी और भीड़ से भरे हुए कराची में मौजूद इस शहर बेहाल में मौजूद है ये हमारी एक बीमारी जो है बहुत फैल चुकी है, जिसका हम आशोब चश्म कहते हैं उर्दू में तो, और अंग्रेजी में सारी जिसका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस पर हम डिटेल में बात कर लेंगे क्योंकि स्टूडियो में हमें डॉक्टर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। कुछ इस तरह का वर्ड है, एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस। एडिनोवायरल, ओके जी, मैं इंट्रोडक्शन भी करा देती हूँ। इस वक्त डॉक्टर अफीफा शम्स हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और वेलकम टू आवर शो। ये हम लोग अक्सर सुनते हैं, बड़े कहते हैं कि जी हमें वक्फे वक्फे से अपनी आंखें ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए और आंखों की हिफाजत करनी चाहिए, टीवी से बचाते हैं, गंदगी से बचाते हैं, चश्मा लगा के बाहर जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा आशूब चश्म बढ़ रहा है, इसकी वजूहात क्या है? इसकी जो मेन रीज़न है वो तो वायरल ही है। वायरस होता है और एक बार अगर किसी को वायरस लग जाए तो आपने अपने ग्लास, तौलिए, बेडशीट्स और यहाँ तक कि इसके साथ एक गला ख़राब और बुखार वाली सिचुएशन भी होती है, तो ये कि खांसने से भी जो है वो ये ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा, इसको इसीलिए इतना आउटब्रेक हो रहा है। आंखों में देखने से नहीं, भी जो है वो उससे नहीं होता है। आपने काला चश्मा इसलिए वेयर करना है क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि हमारा जो सफ़ेद पर्दा कॉर्निया होता है उस पर डॉट्स बन जाते हैं, तो उससे फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया मींस के लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। उसके प्रिवेंशन के लिए आप लगा लें, लेकिन मुझे हुआ है और मैं आपको देखूंगी तो दीज आर ऑल मिथ्स। ये ऐसे फैलेगा कि मेरे हाथ पे लगा हुआ है, मैंने आपकी किसी चीज़ को टच कर लिया, मेरे टॉवल आपने शेयर कर लिए, ग्लास शेयर कर लिया, तो उससे ये ट्रांसमिट होता है। अब ये हम लोग जिस तरह इससे पहले वायरसेस हैं, हमने देखा कि डेंगू वायरस आ गया, तो हमने ये सुना कि जनाब ये साफ़ पानी में, खुले पानी में पैदा होता है और उससे लग जाता है। निगलेरिया वायरस पानी में होता है, नाक से दिमाग में चला जाता है। ये वाला वायरस है, ये कहाँ पैदा होता है? बारिश का जब मौसम होता है ना, जब मानसून का वेदर होता है, तो उसमें ये यूजुअली बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है वायरस ये वाला। तो ये बारिश के पानी से यू कैन से कि उसमें यूजुअली यही होता है कि जब बारिश में इसका आउटब्रेक ज़्यादा होता है और अगर एक को लग गया तो ये पूरी पूरी कम्युनिटी को जो है वो
यानी कि मॉनसून में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग केयर नहीं करते ना। अब एक को हुआ है, अगर स्कूल में एक बच्चे को हुआ है तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें आप, अगर ऑफिस में किसी को हुआ है तो आप उसको 7 डेज़ की लीव दे दें, लेकिन यूजुअली होता नहीं है, वो आ रहा होता है 7 to 10 डेज़ में ये खुद ही हील हो जाता है। इसमें एज सच भी कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग इसका सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं, लो डोज स्टेरॉइड दे देते हैं। और सिंपल अगर आप घर में हैं तो आपने कोई और बाज़ार से लेके कोई बेटनीसॉल टाइप के या अर्के गुलाब नहीं डालना, आपने फार्मेसी से जाके आर्टिफिशियल टीयर्स लेने हैं जो कि टीयर ड्रॉप के नाम से टीयर प्लस के नाम से आ जाते हैं, वो सिंपल डालें जब तक आप अपने आई स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते हैं। ड्राई होती है कॉर्निया आपका ड्राई होता है, क्योंकि ये जो टीयर ड्रॉप्स हैं ये मोस्टली उन्हें दिए जाते हैं, ये सूदिंग के लिए होता है, जो सूदिंग के लिए और ड्राइनेस खत्म करते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास बहुत देर में लैंड करता है, उससे पहले वो अपने टोटके यूज़ करके आया हुआ होता है ना डिफरेंट, तो आने से पहले आप ये जो हैं बिल्कुल हार्मलेस ड्रॉप्स होते हैं, सूदिंग होते हैं, क्योंकि वायरल तो वैसे भी 7 से 10 दिन में जाएगा। इसमें ये होता है कि आई पिंक आई हो जाती है और बहुत रेड की तरफ भी चली जाती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, आपको लाइट सेंसिटिविटी होगी, वाटरी आइज होंगी, और दूसरा एक अगर ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना जिसमें गला ख़राब और बुखार भी साथ होता है, तो यहाँ पे स्वेलिंग भी इसके साथ हो जाती है, बॉडी एक्स होंगे, तो ये सारी इसकी सिम्टम्स अच्छा, अभी आपने कुछ चीज़ें बताई थी कि अपना टॉवल अलग कर लेना चाहिए, इसके अलावा क्या क्या बार बार हाथ को सैनिटाइज करें या कुछ नहीं तो वॉश करें आप लोग बार बार, बर्तन को अलग करने की जरूरत बर्तन भी अलग करने की ज़रूरत है, अपना ग्लास और अपनी जो भी बिलोंगिंग्स है ना वो उसका अलग। सलाइवा से भी ये लगता है? सलाइवा से नहीं लगेगा, लेकिन देखें अगर जिसको होता है वो बार बार आंख में हाथ जरूर मारता है क्योंकि उसके फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, हाथ लगाया नहीं, सलाइवा से नहीं होता, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है और आंखों के सीक्रेशन से होता है। तो आंख में हाथ लगाया, चीज़ को उसने पकड़ लिया, फिर ग्लास आपने यूज़ कर लिया, तो इस तरह से ये बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है। आप ये कह रही हैं कि इस पे ऐसे कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, आप जस्ट घर में ठंडा पानी डालते हैं और टीयर ड्रॉप्स। ठंडा पानी नहीं डालना, मैंने ठंडा पानी का नहीं, ठंडा पानी से वॉश करने से आपकी और ज़्यादा जो आँख के आगे झिल्ली होती है वो कीमोज्ड होकर स्वेल्ड अप हो जाती है। आपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है क्योंकि ये कभी कभी कॉम्प्लिकेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। जब कॉर्निया पे इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है तो विजन ब्लरी होके वो ट्रीट नहीं होता, तो वो एयर्स भी लग जाते हैं उसको ठीक होने। ठीक है, अच्छा तो पानी फिर कौन सा, ठंडा नहीं डालना, तो मतलब आर्टिफिशियल टीयर्स यूज करें, सिंपल आर्टिफिशियल टीयर्स यूज करें। पानी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं डालें पेशेंट को, इसमें मैंने आर्टिफिशियल टीयर्स का बताया ही इसलिए कि जब फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है तो आर्टिफिशियल टीयर डालेंगे, सूदिंग होते हैं, और दूसरा बर्फ़ जो है उसको कपड़े में लपेट के उससे आप टकोर करें तो जो वो जो स्वेलिंग होगी वो चली जाएगी। देखने में आया कि जैसे आशू चश्म हुआ, आपने अर्के गुलाब जो है वो ठंडा ठंडा फौरन डालना शुरू कर लिया, उसका नुकसान क्या होता है ये बताइएगा। अर्के गुलाब से यूजुअली एक तो आजकल अर्के गुलाब अच्छा नहीं आ रहा है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स डले हुए होते हैं, तो स्टेरॉइड्स के 50 रुपए में क्या मिलेगा? हाँ, स्टेरॉइड्स के डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड आंखों में कंटिन्यूसली आपने 5-6 महीने यूज़ कर लिया तो वो काला पानी की तरफ भी ट्रांसमिट हो सकता है, जिसे ग्लूकोमा कह सकते हैं, कैटरैक्ट आंख में जिसे मोतिया कहते हैं वो डेवलप हो सकता है। इस वजह से मैं यूजुअली मना करती हूँ कि अर्के गुलाब ना यूज़ करें। अगर ओरिजिनल है तो वो तो ऑब्वियसली पुरानी रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं, पर आजकल तो जो आ रहे हैं 10-10 रुपए वाले ड्रॉप्स वो आपका क्या बिगाड़ कर देते हैं, फंगल इन्फेक्शंस क्रिएट कर देते हैं आँख के अंदर। और दूसरा आजकल के जो हम लोग आंखों के लिए सुरमा जिसे कहते हैं, यहाँ पे काजल वगैरह भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं लिखा होता कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है, टेस्टेड है आंखों में डाल और हम वो डाल लेते हैं आंखों में। उससे ये होता है कि जो यहाँ पे छोटा सा हमारा पूरा आंसू का सिस्टम बना हुआ होता है ना, उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके अंदर बहुत सारा सुरमा डला हुआ होता है और वो इसी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि वाटरी आइज हो रही है, पानी निकल रहा है, तो उनकी नाली ब्लॉक हो जाती है, एक्सेस हो जाता है, इस वजह से शायद ये होता है। बाहर के कंट्रीज में तो दादियों को कौन समझाए जिन्होंने सिलाई लगानी होती है लंबी लंबी सी, वो सिर्फ जुम्मे के दिन लगा दे काफी है, हफ्ते में एक दिन कर लें आंखें आपकी साफ। बाहर के कंट्रीज में तो बैन कर दिया ना, उनकी लेडी हेल्थ वर्कर आके बाकायदा चेक करती है कि आपने बच्चे को काजल तो नहीं लगाया हुआ है, सुरमा तो नहीं डाला। बस अब यहाँ जो चीज़ें वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को नजर लगे। अच्छा एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आपकी हम मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। आशूबे चश्म पे तो हम बात कर ही रहे हैं, तो आपने बड़ा कुछ बताया इसके बारे में, लेकिन आजकल जितना गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ गया है जो कि आइज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए और अच्छे खासे नंबर्स हैं उनके, कितनी तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं? बहुत आते हैं और
पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि सारा सारा दिन फ़ोन लेके बैठा रहता है। एक तो नियर वर्क जब आपका बढ़ता है तो उससे मायोपिक शिफ्ट, मायोपिक ये होता है कि आपकी दूर की निगाह कमज़ोर हो जाती है। ये स्टडीज़ में प्रूव हुआ है कि जितना आप नियर वर्क कर रहे हैं, और नियर वर्क तो कोई काम का होता नहीं है, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, छोटी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर चश्मे बढ़ रहे हैं। बच्चे क्या, बड़ों के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। ड्राइनेस होती है, एलर्जी होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशंस होती हैं, जो कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। दूर से देखो, बचपन से सुनते हाँ, ये सही है। अगर है। आपका बच्चा फ़ोन पे कोई कार्टून देख रहा है तो बेटर ये है कि आप उसको 6 फीट के डिस्टेंस, आइडियल 6 फीट है डिस्टेंस। मैं तो सर मेरे तो चश्मे से वजह लगा, मैं कम रोशनी में करीब से किताबें पढ़ता था, तो आप भी नियर वर्क ज़्यादा ही कर रहे हैं इस वजह से। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट भी है। हाँ, इसका एक हल भी है जो कि लैसिक या लेजर के जरिए किया जाता है। वो किस एज में जाके होता है और किस नंबर के ऊपर जो है वो आप ट्रीट करते हैं, वो भी बता दीजिए। नंबर तो 12, 13, 14 तक पे भी आप जाके ट्रीट कर सकते हैं। और अब तो लेजिक के अलावा फेम्टोसेकंड्स आ गया है, कॉन्ट्यूरा लेज़र आ गया है, जो कि कॉम्प्लिकेशंस रेट भी जिनके कम है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको अच्छा है कि ये लेज़र करवा लें, जो फ्रिक्वेंटली लगा रहे हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस से भी इन्फेक्शन बहुत बढ़ता है। एग्जैक्टली, और उसकी केयर भी बहुत करनी पड़ती है, फायर के करीब भी नहीं जाना है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, और वॉश भी सही नहीं करते, लगा के सोए हुए होते हैं। भी है, हाँ बिल्कुल, वो जब लगा के सोते हैं ना, वो लेंस कहीं ऊपर रह जाता है और आंखें नीचे आ जाती हैं। जब हम लेंस लगाते हैं ना तो ये हमारे कॉर्निया के ऊपर लगता है, तो इसमें ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक हो जाता है। तो वो इतनी देर तक अगर कॉर्निया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो एक तो इम्यून हो जाएगा इन्फेक्शन के लिए, कोई भी बैक्टीरिया गया फ़ौरन कॉन्टैक्ट लेंस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट कॉर्निया हमारा बिल्कुल वाइट हो जाता है। आई हैव सीन सो मैनी ब्लाइंड आइज टू। कॉम्प्लिकेशन है कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से, कितने पेशेंट्स ब्लाइंड आई के साथ आए। उसके बाद फिर आप कॉर्निया ग्राफ्टिंग पे जाओ, दिस इज़ अनदर थिंग कि आप पूरा साल स्टेरॉइड्स पे रहते हो। ये भी कोई आसान चीज़ नहीं होती कि आपने कॉर्निया ट्रांसप्लांट करा लिया। एग्जैक्टली। तो इसलिए इससे अच्छा है कि फार बेटर कि आप अपना लेज़र करवा लें। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान कितना एडवांस है? पाकिस्तान बहुत एडवांस है इलाज को लेकर, बहुत ज़्यादा है। देयर आर सो मेनी ट्रस्ट, बहुत सारे आई हॉस्पिटल्स बन गए। मैं खुद एक ट्रस्ट के हॉस्पिटल में काम करती हूँ जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रीटमेंट होता है। कॉस्मेटिक इज़ अदर थिंग, वो तो ऑब्वियसली नहीं होती, लेकिन कैटरेक्ट सर्जरीज हो गई, कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। बहुत सारे आई हॉस्पिटल्स कराची में और डिफरेंट एरियाज में बन गए है ना, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते उसको, नहीं करते। और अगर ऐसा हो जाए, वो ये समझते हैं कि फ्री का है तो शायद यहाँ पे बेकार चीज़ होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बहुत माहिर सर्जन्स यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से काम होता है। वहीं में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब डॉक्टर साहब के पास लोग वो आएंगे जो बोलेंगे कि हमें कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत ही ना पड़े, हमारे आई का कलर चेंज कर दें। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, ऐसा तो आज तक कोई भी ये कुछ भी नहीं आया। वो आ जाएंगे, यकीन कीजिए, लोग ट्राई कर रहे होंगे, अभी भी बैठ कर ट्राई कर रहे होंगे, ड्रॉप डाल के यार कलर आ रहा है। आई डोंट थिंक कि बाहर भी ऐसी कोई रिसर्च आई है, क्योंकि ये पूरा आइरिस का पिगमेंट चेंज होता है। आगे शायद हम ना हो, लेकिन आज हमें भी, क्योंकि लोग इतने क्रेजी है ना इस चीज को लेकर। जिनकी आंखें काली हैं उन्हें ब्राउन चाहिए, जिनकी ब्राउन उन्हें गोरों वाली नीली चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है इंसान का ना। 20-25 शेड्स तो आते हैं, वो तो जेनेटिक होता है ना, दिस इज द अनदर थिंग, जेनेटिक्स। तो वो तो आप दूसरे तरीके से करवा सकते हैं कि आप मतलब बाय बर्थ जब, खैर वो एक डिफरेंट। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइएगा कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे केयरलेसनेस का मुजाहरा करते हैं, आंखों से नज़र ठीक नहीं आ रहा, चश्मा अवेलेबल नहीं है, जल्दी से चश्मा नहीं बनवाया। नहीं ठीक है, अभी सही है, गलत करते हैं, सर दर्द हो रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया अभी। और डिनायल फेज में होते हैं, जब उनको बोलो कि आपके बच्चे को चश्मा लग गया, नहीं डॉक्टर साहिबा लगाने की ज़रूरत है या नहीं, तो वो डेवलप करते हैं। जो छोटे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके ये मसले होते हैं कि ज़्यादा नंबर्स के साथ आते हैं और अरसे तक उन्होंने ग्लासेस नहीं लगाए हुए होते, तो वो ग्लासेस के साथ भी नॉर्मल नहीं देख रहे होते। हमारा ब्रेन से कनेक्टेड होता है ना सारा सिस्टम, तो उनको एक टर्म कहा जाता है एम्ब्लायोपिया कहा जाता है, वो डेवलप हो जाता है, यानी कि वो ग्लासेस के साथ भी 6/6 नहीं हो रहे हो। एग्जैक्टली, क्योंकि ये ज्यादातर कंप्लेंट्स स्कूल से ही आती हैं कि जी वो बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहे हैं, या अगर करीब की नजर जब आप साफ देखेंगे नहीं तो आपका ब्रेन भी तो वही परसेप्ट करेगा। पेरेंट्स का बिल्कुल आपने सही कहा कि वो डिनायल मोड में इतना ज्यादा आ जाते हैं कि वो कहते हैं हमारे बच्चे को कैसे लग सकता है। बाकायदा वो हमसे बड़ा मायूस समझ रहे हैं, 6/6 नहीं, आप कैसे कह रही हैं कि आप ये ग्लासेस लगा, इनके वालिद साहब तो देखा पड़ोस में, हमें तो नहीं है ग्लासेस। नहीं
दे आर लाइक कि हमें तो नहीं है ग्लासेस, आप कैसे कह रही हैं? नहीं नहीं हमारे बच्चे को हम नहीं लगाए। सही है। तो उनको बहुत काउंसिल करना पड़ता है। बात बताएं, शुगर की तरह नहीं लगते। दूसरा फिर उनका ये सवाल होता है कि अच्छा ग्लासेस लगाने से जो है वो नजर रुक जाएगी, तो ये भी एक मिथ है कि ग्लासेस लगाने से नजर नहीं रुकती। मायोपिया जो दूर का नंबर माइनस में आता है, तो वो नंबर जो है वो एज के और हाइट के साथ आंख बड़ी होगी तो वो बड़ा होगा, 21 22 पे जाके वो खुद स्टॉप हो जाएगा ना। इसके लिए कोई ड्रॉप्स बने आज तक, हाँ कुछ रिसर्चेस ऐसी चल रही हैं लेकिन वो भी अभी अप्रूव नहीं हुई। ग्लासेस लगाने से ये होगा कि आपका बच्चा दुनिया तो एटलीस्ट क्लियर और ग्लासेस हट भी जाएंगे ना। 22 इसकी एज लिमिट क्या है जो लेजर है? 23 आइडियल है। उसमें हम मतलब साल में 2 दफा रिफ्रैक्शन कराते हैं, रिफ्रैक्शन चश्मे का नंबर अगर वो नहीं बढ़ रहा तो सो वी कैन गो फॉर लेजर। अच्छा, और कुछ लोगों का लेजर भी खराब हो जाता है कि उन्होंने टेढ़ा आपकी आंख का वो कर दिया, अंदर से टेढ़ा नहीं अंदर करते, से जो कॉर्निया का मतलब जो भी होता है, लेकिन लेजर ऑपरेशन कहते हैं अच्छी जगह से कराओ, खराब हो जाता है सम टाइम। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, आपको सर्जन अच्छा सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो मैंने डिफरेंट लेजर्स की बात की ना, फेम2 सेकंड्स हो गई, कॉन्ट्यूरा हो गई। जल्दी से, उनका टाइम बहुत शॉर्ट है। एक बात आपसे मैंने पूछनी, मैंने अक्सर अपने बड़ों से ही सुना है, मछली खाओ नजर तेज होगी। मछली में ओमेगा 3 होता है, उससे नजर तो तेज नहीं होती लेकिन आई हेल्थ के लिए अच्छी है। यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, हाँ उसके लिए अच्छी है। विजन विटामिन ए का कुछ रोल है इसमें कि आपका जो विजुअल पाथवे होता है उसको वो अच्छा कर देता है, लेकिन नजर मतलब आंखों के लिए हेल्दी है लेकिन नजर का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। जी चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। यानी मछली का कोई कमाल नहीं, ओमेगा 3 का जो है वो ये कमाल आ रहा है, जिस चीज में भी ओमेगा 3 हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी नजर बुरी नहीं होनी चाहिए। भाई कहते हैं नाशुक्री करने से मौजूदा नेमत के छिन जाने का भी खदशा रहता है। इंसान को हर हाल में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एक नेमत वक्ती तौर पर चली जाए तो बजाय नाशुक्री के हमें रब की अता का शुक्र अदा करना चाहिए, जो कि दूसरी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। और यही है कि जी क्योंकि खुदकुशी मामले को हल नहीं करती है, आपने जो है वो नेमत जो भी आपके पास मौजूद है उसका शुक्र अदा करना है और जितना है उसी में खुश रहना है। क्यों सरिश्ता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये तो मायूसी है, कुफर है कि आप अपनी जान लेने का सोचें। जान बड़ी कीमती चीज़ है, अल्लाह ताला ही को ही इख्तियार है कि वो जान देने वाला भी और लेने वाला भी। आप कौन होते हैं अपनी जान लेने वाले? आपके पास मौजूद है। बिल्कुल। मोटिवेशनल स्पीकर इस वक्त उमैर जालियावाला में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे उमैर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि आखिर क्या वजह है कि खुदकुशी इंसान के लिए बड़ी आसान हो गई है? अगर हालात आपके कंट्रोल से बाहर हैं, माली लिहाज से आप परेशान हैं, तो क्या आप छोड़ देंगे मतलब सब कुछ और कहेंगे कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ? जी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंसानों के लिए आसान हो गई, ये तो बहुत ही उदासी का आप जानती हैं कि पहलू है कि कोई शख्स अपनी तमाम चीज़ों पे गिव अप कर दे, हार मान जाए अपने तमाम रिश्तों पे, अपने तमाम मकासद पे, जितने उसके आप समझे कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। और उन सबसे टर्म इस्तेमाल किया ना कि आसान हो गई है, मेरे कहने का मकसद ये है कि हम पहले इतना ज़्यादा नहीं सुनते थे, शायद लोग दीन के ज़्यादा करीब थे। अब जितना हम सुनते हैं कि मायूसी का शिकार होकर खुदकुशी कर ली, बढ़ गई है, हमारी नाशुक्री बढ़ गई है, हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ज़रूरियात अभी भी हमारी उतनी ही है, हमें रोटी चाहिए 3 वक्त की, हमें सोने के लिए बिस्तर चाहिए, अपने घर बार के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ये ज़रूरियात हैं। उसके ऊपर तमाम की तमाम ख्वाहिशात हैं और वो ख्वाहिशात आप जानती हैं उसकी कोई हद नहीं है। हर घर में जो रहता है उसके पास एक बड़ा घर तस्वुर में है, गाड़ी वाले के पास बड़ी गाड़ी है, दफ्तर वाले के पास बड़ा दफ्तर है, तो उसकी तो कोई हद नहीं है। उमैर ये और से और की जो हमारी एक हवस है या एक ज़रूरत है ये तो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ अगर हम खुदकुशी की बात करें तो ये बड़े ही कोई मायूस और नाउमीद लोग हैं। हालात ख़राब हैं, बिल्कुल हैं, सबके साथ हैं, पर मैं ये जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं मजबूरियों में आ करके, इन्हें क्योंकि खुदकुशी हराम अमल भी है, बहैसियत मुसलमान भी हमें इसे जो है वो हर तरीके से इसके खिलाफ ही बोलना चाहिए। तो ये तो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं ना एक तरीके से कि जी घर वाले पीछे मुसीबत में फंसे हुए हैं, आप पे कर्जा है, आपने खुदकुशी कर ली है, पीछे बीवी बच्चों का जो है वो गिरबान जो है वो बच्चों का पकड़ लेंगे कि लाओ भाई आप कर्जा दो। जिंदगी यहाँ पे खत्म हो जानी है, ये चैप्टर ओवर, तो जरूर फरार है।
शायद उसके लिए फरार है जो कि खुदा में यकीन नहीं रखता, रोज़े आखिरत में यकीन नहीं रखता है, ज़िंदगी के बाद के हिसाब पे यकीन नहीं रखता। लेकिन बाकियों के लिए तो फरार नहीं है। देखें ये ईमान के बिल्कुल खिलाफ कैसे है, क्योंकि ईमान मेरा कहता है कि अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ है, अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने उठना है, जो उठता है वो पा लेता है, जो सोता है वो गवा देता है। ये इस तरह के अगर हम कवानीन पिक करना शुरू करें तो हम कैसे गिव अप कर सकते हैं उस जात के अंदर जो कि आप देखें सबको खिला रही है। आप जानते हैं कि ज्यादातर जो इस दुनिया में अनाज उगता है वो तो जानवर खा जाते हैं, इंसान वो भी पल जाते हैं, इंसान भी पल जाते हैं। ये दुनिया काफी है तमाम इंसानों की जरूरियात पूरी करने के लिए, लेकिन ये सारी की सारी कायनात ना काफी है एक शख्स की, सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। और आप जानते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे उम्रा के लेवल पे ये हवस है, जिनके पास इतना माल है कि उनकी जनरेशंस पल सकती है, वो फिर भी खाए जा रहे हैं। और किसका खाए जा रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइएगा उमैर साहब, इस सारी सूरत हाल में ये जो हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, ये एक मसला है जो कि जड़ है। मुझे ये बताइएगा कि हमने खुद को मोटिवेट कैसे रखना है, हमने अपना ईमान कैसे ताज़ा रखना है, आपने लोगों को क्या बताएंगे आपके खुदकुशी सही रास्ता नहीं है। इसके अलावा अक्सर सुनते हैं ना, एक दर बंद 100 दर खुल जाते हैं, हर रात के बाद दिन है, तो ये लोग क्यों समझने से कासिर है? जी मैं कुछ बातें तो ये कि जो लोग इस पहलू पे इस नतीजे पे आ चुके हैं, सोच रहे हैं इस बारे में, आपको यकीनन किसी से बात करने की ज़रूरत है, और किसी ऐसे से बात करें जो कि आपके इर्द गिर्द ना हो। शायद आपको ऐसे से बात करने की ज़रूरत है जो कि इस पर ट्रेंड हो, जो कि आपको गाइड कर सके कि ये जो आपके अंदर चल रहा है, हर किसी के अंदर देखें जज्बात भी हैं, थॉट्स भी हैं, और कभी कभी इंसान खुद काफ़ी नहीं होता अपने आप को मैनेज करने के लिए, तभी वो सजदा करता है अल्लाह से लेके नीचे इंसानों तक वो चाहिए और उसको सपोर्ट चाहिए। सो एक तो सपोर्ट मांगने में बिल्कुल ना घबराएं, मुश्किल हालात हमें और करीब लाते हैं, और सपोर्ट सिर्फ पैसों की नहीं होती। यानी ये उमैर आपके कहने का मकसद ये है कि हमें जो है वो किसी ये दिमागी बीमारी भी हो सकती है, किसी साइकेट्रिक के पास भी हम जा सकते हैं, उनसे कोई सेशन भी ले सकते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक ब्रेक। उमैर जालियावाला हमारे साथ ही रहेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, दुनिया बोल है मैं। और ब्रेक पे जाने से पहले उमैर जालियावाला साहब हमारे साथ है, अभी भी हमारे साथ हैं, और उनसे हमारी बात हो रही थी कि ये जो नाउमीदी का फैक्टर इंसान में बढ़ता जा रहा है ये क्या है। सर ये बताइएगा कि क्या हम बहैसियत मुसलमान, हमें तो कुरान पाक में भी यही हुक्म दिया गया है कि नाउमीदी कुफ्र है, और उसके बावजूद भी हम सबसे ज़्यादा नाउमीद कौम जो है वो तस्वुर किए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं हम, क्योंकि रिस्क तो आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है, और रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत जिंदगी को, यह हमारा ईमान का हिस्सा है। तो क्या हम उसमें खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मुतमईन क्यों नहीं हो पा रहे जो हमारे पास है? मैं जानता हूं हालात मुश्किल हैं, मैं जानता हूं महंगाई बढ़ गई है हर लिहाज से, लेकिन इस लेवल तक हालात कभी नहीं जा सकते कि हम इतने नाउमीद हो जाएं। जी बिल्कुल, थोड़ी सी आपकी बात में मैं इजाफा कर दूं, रिस्क बिल्कुल तय बिल्कुल नहीं हुआ कि बस एक मरतबा लिख दिया गया तो वही है। आपकी मेरी हरकतें भी रिस्क में इजाफा करती हैं, रिस्क को कम करती हैं। हम दुआ करते हैं, अगर रिस्क बिल्कुल तय फिक्स्ड होता तो हम क्यों दुआ करते? सो रिस्क बढ़ता है, हमारी दुआएं तो मुकद्दरों को बदल देती हैं, और दुआएं तो मुकद्दरों को बदल देती हैं। इसमें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो एक बहुत मशहूर वाकया भी मौजूद है। दुआओं को अगर हटाया जाए तो रिस्क तो आपके पास है। जी, और आप देखें कि जब आप नाशुक्रे होते हैं तो सिर्फ दीनी तौर पे नहीं, बल्कि नाशुक्रा इंसान वैसे ही ऐसा होता है जिसके साथ काम करने का दिल नहीं चाहता। नाशुक्र इंसान को आप नौकरी पे नहीं रखेंगे, जिसको रखा हुआ है उसको निकालेंगे कि ये कभी कदर नहीं करता, नाशुक्री करता है। जो शुक्र करने वाले हैं वो रिवॉर्डेड लोग होते हैं, उनको लोग ज्यादा मिलते हैं, उनके साथ ज्यादा काम करते हैं। तो इसमें और अल्लाह ने भी यही कहा हुआ है कि मैं जो शुक्र करोगे तो मैं ज्यादा दूंगा। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं उमैर साहब आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, मुझे ये बताइएगा, देखिए बिल्कुल आप ये तो सब बातें बता रहे हैं, ये हम सुनते भी हैं, हम समझते भी हैं, लेकिन जिस पर वो फेज़ होता है ना, वो ये चीज़ पता नहीं क्यों समझने से कासिर होता है, या वो नहीं उसको उस तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहा होता, या उस तरह रिएक्ट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। मैं चाहूँगी कि आप उसको ये बताइएगा कि वो अपने
इस मेंटल स्टेट को कैसे नॉर्मल रख सकता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिए, वो मेडिटेशन करे, वो कैसे खुद को पॉजिटिव रखे, उसके लिए उसको डेली रूटीन लाइफ में क्या करना है, इस सिचुएशन में खुद को कैसे कंट्रोल करना है, इमोशंस को कैसे संभालना है, ये बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था कि देखिए कुछ रूटीन्स हैं जो कि हम करना छोड़ देते हैं ऐसे हालात में। ये स्टेट ऑफ माइंड है ना, जब उमैर अच्छा नहीं सोच रहा, सब चीज़ बुरी है तो मैं खाना नहीं अच्छा खाता, मैं सोता अच्छा नहीं हूँ, मेरी जो बातें होती हैं वो ज़्यादातर टॉक्सिक हो जाती हैं, तो इसका रिवर्स करते हैं। कुछ लोग शदीद नेगेटिव होते हैं, राइट, मैंने नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। तो उनको क्या करने की जरूरत है? एक तो आप अपनी नींद बिल्कुल पूरी करें, आप अपना खाना ना छोड़ें, स्ट्रेस का डायरेक्ट, और इस तरह के हालात में बहुत सारे लोग खाना या तो बिल्कुल छोड़ देते हैं या बहुत ज्यादा खाते हैं। मैं टेंशन में ज्यादा खाती हूँ। जी, तो इसका आप देखें ना, फिर एक और इफेक्ट आता है आपको, उस टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपके सेहत पे और असरात आ जाते हैं। सो अपना खाना फिट रखें। फिर हमारे पास नमाज है, मेडिटेशन छोड़ जो लोग करते हैं, वरना प्रेयर इज अ ग्रेट मेडिटेशन। हमारी नमाज में ना सिर्फ फिजिकल पोस्चर्स हैं जो कि योगिक पोस्चर्स की तरह है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी तिलावत है। मसला वो ये ना, बैठ के रोते रहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह के करीब जाके गुजारिश नहीं करेंगे, रोते रहेंगे, लोगों को रोके दिखाएंगे और ये नहीं सोचेंगे कि रब है देने वाला, ये लोग नहीं है जो आपकी मदद करेंगे, टेम्परेरी होगा जो भी होगा, जो वो करेगा वो बेहतरीन होगा। बाकी बातें तो मैं बहुत तड़ले से कहता हूँ, लेकिन नमाज के मामले में क्योंकि मैं खुद बाज मर्तबा मिस कर जाता हूँ, तो मैं कम से कम ये जरूर कहूंगा कि आप उस मुश्किल वक्त में बजाय इसके कि बकवास करें, अपने आप से के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करें या किसी और के बारे में बुराई करें, कोई अच्छी तिलावत लॉ लगा ली जाए जी, ऊपर वाले से लॉ लगा ली जाए, जिक्र किया जाए और अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र में ये ताकत मौजूद है कि वो नसीबों को बदल देता है। उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बड़े अहम मौजू के ऊपर जो में फैला हुआ है, एक नाउमीदी का उनसर है, उस पर आपने बड़ी अच्छी काउंसलिंग की है। मैं एक बात छोटी सी कहना चाहती हूँ। जी कहिए। मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, गो कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा नहीं हूँ या फिर मैं कोई ऐसा कोई स्कॉलर भी नहीं हूँ, लेकिन जब कभी टेंशन हो ना, थोड़ी देर के लिए अल्लाह पे सारे मामलात छोड़ के ना रिलैक्स हो जाया करें, और जो चीज़ आपका दिल चाहे ना खाने को या म्यूजिक सुनने को, वो सुना करें, खाया करें, सब सेट हो जाए। बस जी, मैं ये देखिए, ये आपके ईमान का हिस्सा है। अगर आपका ईमान है तो यकीनन ऐसे ही होगा। और आप तो खैर टेंशन में ज्यादा खा लेती हैं, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी टेंशन में हैं। खैर, बॉल प्रेडिक्शन की जाने बढ़ते हैं। वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम। साहब बताइएगा, पाकिस्तानियों के सितारे क्या कह रहे हैं? जी, एरीज से शुरू करते हैं, और एरीज वालों के कामों में रुकावटें आएंगी, शादी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, लेकिन हिम्मत नहीं आनी है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपनी विल पावर, अपनी हिम्मत से जो है अपने काम जो है आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है। टॉरस के बारे में बात करते हैं, थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं कामों के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, लव के हवाले से। हो सकता है 2 प्रपोजल्स आ सकते हैं, किसी चीज में डिले हो सकता है, वेटिंग का कार्ड भी आ रहा है कि इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं टॉरस वाले। गुड न्यूज आ सकती है जेमिनाई वालों के पास, कोई खुशखबरी आएगी, कहीं जॉब अप्लाई की है, कोई शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकती है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है। कैंसर वाले जो है ट्रैवलिंग नजर आ रही है, सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें, अपने गुस्से पे जो है कैंसर वालों को कंट्रोल करना चाहिए। और उसके बाद जो है लियो वाले कोई काम, ये हफ्ता बहुत बिजी रहेगा, बहुत सारे काम कर सकते हैं, घर में मसरूफियत भी रहेगी और कारोबार में मसरूफियत भी रहेगी। वर्गो वालों का भी ट्रैवल नजर आ रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन, बातचीत, ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें रहेंगी। लिब्रा वाले जो हैं उनके पास पैसा आ सकता है, पैसा कोई इंडिपेंडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो ये बेस्ट टाइम है लिब्रा के लिए। स्कॉर्पियो वाले भी मसरूफ नजर आ रहे हैं, पैसे बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, तो स्कॉर्पियंस का फोकस होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा सब्र करना चाहिए, पेशेंस करना चाहिए। अगर कोई काम वक्त पे नहीं हो रहा, डिलेज आ रहे हैं, चीजें स्टक हो रही हैं, तो आपको जो है वो पेशेंस रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सेजिटेरियस वाले जो हैं, कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं, उनको शादी के मामलात उनके बहुत अच्छे चलेंगे। अगर शादी करते हैं, शादी के लिए बेस्ट टाइम है। खर्चा नजर आ रहा है, बहुत महंगाई है। हाँ, खर्चा जो है वो
खर्चा बहुत है, खर्चा जो है। और एक्वेरियस वाले थोड़े स्पिरिचुअल उसमें नजर आ रहे हैं, कोई उनको प्रॉपर्टी मिल सकती है, इनहेरिटेंस मिल सकता है, बिजनेस में भी ग्रोथ नजर आ रही है, प्रमोशन हो सकती है। तो एक अच्छा टाइम नजर आ रहा है एक्वेरियस वालों का। पाइसेस वालों के लिए थोड़ा ब्रेकअप, लव लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या पैसे का खर्च और कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी पाइसेस वालों को। बिल्कुल। अच्छा उनसा, मैंने अभी नाज़रीन को एक मशवरा दिया है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आजकल बड़ी महंगाई है, लोग परेशान है, 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल है। ठीक है, जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, तो वो क्या बेचारा हंसेगा या फिर गाएगा। तो मैंने ये मशवरा दिया कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप मुतमईन होकर शुक्र अदा करके खाएं, और जो आपका दिल चाहता है वो आप गाना सुने, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो। और नमाज तो मेडिटेशन है ही। आप क्या करती हैं? परेशानी होती है, आप भी कुछ ऐसा ही करती हैं, कुछ मुख्तलिफ करती हैं? क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ। अच्छा, नहीं, अगर कोई स्ट्रेस आता है आपकी लाइफ में, चीजें वैसे नहीं हो रही होती है जैसे आप सोच रहे होते हैं, सबसे पहले तो आप किसी खुली जगह पर जाइए, गहरे सांस लीजिए, 20 दफा जो है इनहेल एक्सहेल कीजिए। जो भी अंदर आपके, देखिए ये सोच की बात है। कुछ लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी पे भी अल्लाह का शुक्र अदा कर देते हैं, और कुछ लोग जो है करोड़ों रुपए होते हैं तो भी परेशान रहते हैं। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें सेहत, हमें रिस्क, हमें औलाद दी है, और ये भी तो रिस्क का हिस्सा है ना। तो जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा करना और चाहिए। ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का आपने बताया, ये बड़ी इफेक्टिव है, क्योंकि इससे आपका जो डोपामाइन है वो जनरेट होता है, विच मेक्स यू हैप्पी। ये जो केमिकल है वो बड़े लंग्स आपके एक्टिव हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जब ये टॉक्सिक्स आपके बॉडी से निकलते हैं तो ये आपको जो है वो हैप्पी हार्मोन्स जो है वो देते हैं। ऐसा ही उनसा? जी बिल्कुल। 20 दफा जब भी एंजाइटी, डिप्रेशन फील हो, थकावट फील हो, किसी खुली जगह पर जाइए, आपके अपने वरना खिड़की के पे खड़े हो जाइए और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कीजिए, 20 दफा इनहेल एक्सहेल कीजिए। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है ना, वो बिल्कुल एक्सहेल हो जाएगी और बहुत आप रिलैक्स फील करेंगे। और रहम करे उनसा। फिर मुझे ये बताइएगा कि ये हालात वैसे प्रैक्टिकली कब ठीक होते नजर आ रहे हैं? कार्ड्स क्या बता रहे हैं? मैच का भी अगर हम इनसे जान लें साथ साथ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होने जा रहा है परसों, तो वो भी एक बड़ी अहम प्रेडिक्शन होगी जिसे हम आगे आने वाले दिनों में चलाएंगे भी। क्या स्कोर को प्रेडिक्ट कर रही हैं आप, वो भी बताइएगा। देखिए, हालात जहां तक महविश बात कर रही है तो यहाँ पर तलवार नजर आ रही है, तो कॉम्प्लिकेशंस तो रहेंगी और टेम्परेरी एनर्जी है, कभी अच्छा टाइम भी होगा, कभी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होंगी। मैचेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। हिम्मत नहीं हारनी है पाकिस्तान को, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी कोशिश से जो है वो जीत के दिखाना है, यही कहूंगी। पॉजिटिविटी है, होप्स हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैच जो है बहुत टफ रहेगा। मैच टफ रहेगा जो है वाला सीन जो है ना। और जीतने के लिए प्रेडिक्शन जाहिर सी बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, दिल भी हमारा पाकिस्तान पर ही है, तो कार्ड ये बता रहे हैं कि मैच जो है वो टफ रहेगा, इजी विन नहीं है ये। जी बिल्कुल। एक हो सकता है कि बहुत कम, मतलब चांसेस जैसे वो करीब करीब मैच होगा, और मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए। इंडिया की ज्यादा चांसेस है, लेकिन जाहिर है। अच्छा, एशिया कप किसके पास जा रहा है? अभी से मैं तो कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, मैंने अभी इस पे वर्किंग नहीं की है। अच्छा, ये बता दीजिए, बाबर आजम जो है उनकी परफॉर्मेंस अभी जो कल मैच हुआ उसमें तो बड़ी अच्छी थी। इंडिया पाकिस्तान के मैच में बाबर आजम के कार्ड्स किस फेवर में, जरा ये भी बता दीजिएगा। देखिए, बाबर आजम के लिए दोनों कार्ड्स पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, तो फोकस होकर खेलेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी, कोई आला परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आ रही। लेकिन ये है कि ठीक है, नॉर्मल एक एवरेज परफॉर्मेंस नजर। चलो, इंडिविजुअल अगर उनकी परफॉर्मेंस ना भी हुई तो उन्हें कैप्टनसी पे जो है वो कमांड हासिल है, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। एक और बड़ा अहम मसला है उनसा, मैं चाहूंगी जरा उस पर पाकिस्तानियों का भी होगा यकीनी तौर पर, जरा कार्ड्स निकालें। ये पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं, आगे चले जाते हैं, ये क्या चक्कर है? कब ये रुकेंगे? कब? बरकत चली गई जी पैसों में से आपके।
देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और कप पानी वाटर का कार्ड है और पानी पैसा जो है वो पानी की तरह खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे भी ऐसे ही सिचुएशन रहेगी। अब आप पानी को आप खुद ही रोक सकते हैं किसी चीज में। नल कैसे बंद किया जाए मोहतरमा, ये टंकी कैसे खाली हो, ये नल कैसे बंद हो कर सकते हैं। उसके अलावा तो ये पैसा जो है नहीं रुकेगा, क्योंकि पानी को हम नहीं रोक सकते। भाई पैसा हाथ का मैल होता है, हम तो पानी इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं ये मैल थोड़ी देर तो रुके, हम मैले हो जाएं, लेकिन ये चला जाता है भाई, ये पानी पता नहीं कहां से बरस रहा है। तो ये एक बड़े मुश्किल मसाइल है। खैर हर चीज का हल है। अक्सर कहा जाता है ना कि उनसा के हाथों में, इनके तो हाथों में बड़े बड़े सुराख हैं। और मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर सहरिश और उनसा आपको भी, ये जिन लोगों ने मिथ मचाई हुई है ना कि जी हाथ में खारिश होती है पैसा आता है, कुछ नहीं होता जी। कोई नहीं आता पैसा। हाँ बिल्कुल ऐसा। आई थिंक ये भी होता है उनसा कि सीधे हाथ में होगी तो आ रहा है पैसा, और अगर उल्टे हाथ में खारिश होगी तो जा रहा है पैसा। जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे भी बाज़ औक़ात खारिश हो रही होती है तो मैं यही सोचती हूँ कि लगता है पैसा आने वाला है, लेकिन आता नहीं है। अच्छा वैसे एक बात है, मैंने एक चीज जो बड़ी मतलब खुद से प्रैक्टिकली फील भी की है, मैं चाहूंगी वो मैं बताऊं। ख्वाब में ना अगर आप दरख्त, हरियाली या बारिश देखो तो वाकई पैसा आता है। हाँ बिल्कुल, ख्वाब तो देखिए ना, ख्वाब तो उसकी ताबीर है, ख्वाब सच्चे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ख्वाब सच्चे होते हैं, तो जाहिर है उनका तो असर है। बाकी ये खारिश वारिश का कोई लेना देना नहीं। इसके लिए डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, कोई एलर्जी हो सकती है। यही है जिनको पैसा नहीं आ रहा है, डॉक्टर से एलर्जी हो रही है और अच्छी अच्छी चीजें देख के सोएंगे, अच्छी अच्छी चीजें जो है वो आपके ख्वाब में आएंगी। उनसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं इंडिया पाकिस्तान की प्रेडिक्शन जो है वो कितने % सही साबित होती है। सारी हमें बताया जा रहा है कि हम सबके ख्वाब में ना दरख्त भी आए, हरियाली भी आए, बारिश भी आए। मैं कह रहा हूं हरे हरे अगर आपके ख्वाब में आना है तो फिर डॉलर करेंगे भी हरा होता है। ये आ जाए ख्वाब में। चले जी, इसके साथ ही इजाजत लेंगे आपसे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है।